FRBM एक्ट देखना है, थोड़ा सा आज क्लास टाइट रहेगी, समझना है। पहले हम लोग डिमांड पर बात करते हैं, डिस्कशन डिमांड पर होगा, टॉपिक डालेंगे। एक्चुअली ये जो थ्योरी है, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ कीन्स, या फिर अलग से एक मॉडल भी है, इसी को हम लोग कीन्सियन मॉडल बोलते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और ये टोटल थ्योरी, इसके दो फैक्टर्स रहेंगे। नंबर वन एग्रीगेट डिमांड, एंड सेकंड फैक्टर एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, कई सारे ग्राफ होंगे आपके एनसीईआरटी में इसमें, तो इसको पहले समझ लीजिएगा ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, है ना, बुक से समझ नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं, है ना। पहला फैक्टर ये है एग्रीगेट सप्लाई। हेडिंग डालेंगे एग्रीगेट सप्लाई। सपोज करिए फॉर एग्जांपल एनी कंपनी नेम इज ABC, है ना, एंड इसका जो वर्किंग मॉडल है, किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंपनी बेसिकली अगर आप देखेंगे, इस कंपनी में कोई इन्वेस्टर होगा जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, एंड इन्वेस्टमेंट के बाद में इस कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का। यहाँ पर एग्जांपल में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। इसमें थ्योरी क्या होती है जनरली, देखिए आप प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो आपने 100 रुपीज की कॉस्ट पे की, एंड जो आपने प्राइस रखा हुआ है वो 100 रुपीज। तो यहाँ से कंपनी रन करना स्टार्ट होगी। मार्जिनल प्रॉफिट अगर आप देखें, जीरो, जितना कॉस्ट है उतना प्राइस, बस, है ना। और ये प्राइस बेसिकली आपको कहाँ से मिलेगा? ये डिमांड क्रिएट की जाएगी मार्केट में, डिमांड बेस्ड ऑन प्राइस। अगर ऐसा होता, मान लिया आप इन्वेस्टर है, आपने कंपनी स्टार्ट की है, कोई स्टार्टअप किया है, और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इज 100 रुपीज, एंड प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो गया? एक आइटम पर यूनिट 100। तो यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट, इस केस में मार्जिनल प्रॉफिट इज जीरो। बट यहाँ से आप कंपनी रन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लॉस में नहीं है आप, है ना। तो ये केस में, इस वाले केस में आप क्या देखेंगे? मार्जिनल प्रॉफिट जीरो। यहाँ से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक। केस नंबर नेक्स्ट आप देखेंगे, अगर ऐसा होता है, सपोज करो कि कॉस्ट आपका 100 रुपीज एंड प्राइस 120। यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस मैक्सिमम है, कॉस्ट मिनिमम है। इट मीन्स कि आपके पास प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। अब क्या करेंगे आप देखिएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, इट मीन्स की डिमांड इन मार्केट राइस की, करेक्ट है। और जो इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? अब प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। जरा आप देखिए, यहां से चीजें समझना। पहला केस क्या है? अगर आपका कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ गुड्स इक्वल हो जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट इज जीरो, यहां से आप कंपनी को रन करना स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट केस ये है कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपीज एंड प्राइस ऑफ गुड की अगर बात करें, पर यूनिट की बात करें 120 रुपीज, यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट आपका इंक्रीज होना चालू होगा। अब आप क्या करेंगे? इस प्रॉफिट को गेन करेंगे, इसके लिए आप इन्वेस्टमेंट और करेंगे। क्लियर है? मिस्टर कीन्स क्या बोलेंगे, जब इन्वेस्टमेंट आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट
बढ़ेगा। ठीक है, ये बेसिक फंक्शन मीन्स आपकी इकोनॉमी को सही से मतलब आपकी इकोनॉमी का ग्रोथ या डेवलपमेंट सही से हो पाए, इसलिए की फैक्टर क्या है? डिमांड। ये कौन बोलता है? कीन्स बात करते हैं। कीन्स के अकॉर्डिंग सब कुछ डिमांड है। अगर मार्केट में आपका डिमांड फिनिश खत्म हो जाएगा तो मार्केट में फिर कुछ भी नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप। अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, नोकिया मोबाइल का एग्जांपल है ना, नोकिया की डिमांड तेजी से खत्म हुई, क्या अभी उसका प्रोडक्शन हो रहा? नहीं। ठीक है, कोई भी चीज आप देख सकते हैं। ठीक, और अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम लोग उसी काम को करेंगे, फिर उसका प्रोडक्शन करने स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप देखेंगे एक बाइक थी अपने मतलब है, थी पहले लेकिन अभी हो गई, रॉयल इनफील्ड बुलेट, देखा होगा। एक टाइम ऐसा था कि कोई इसकी डिमांड नहीं करता था, बट उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने से क्या हो गया, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो गई। अभी आप देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ बाइक क्या हो गई, बहुत ज्यादा डिमांड। सबका सपना क्या है, ये बुलेट अपनी हो, है ना। तो आप ये चीजें देखें, ये कोई आ रहा है? अच्छा ठीक है। तो ये देखिए कीन्स की आप अगर थ्योरी देखेंगे ना, कीन्स बड़े लिबरल टाइप हैं। याद करिए पंप प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ क्लास में। आपकी इकोनॉमी में सब कुछ खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, लोगों को अनप्रोडक्टिव वर्क करवाएंगे, वो कुछ पे करेंगे ताकि वो डिमांड क्रिएट करेंगे। बात समझे, अल्टीमेट जो कॉन्सेप्ट है उनका वो क्या है कि आपको क्या राइज करना है, डिमांड करना है। तो इसको जरा समझेंगे फिर से। एक कंपनी है, प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, और केस नंबर 1 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज एंड प्राइस ऑफ पर यूनिट जो आप बनाएंगे उसका 100 रुपीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मार्जिनल प्रॉफिट की अगर बात करें वो जीरो होगा, कॉस्ट एंड प्राइस इक्वल है। केस नंबर 2, आपका कॉस्ट 100 रुपीज लेकिन प्राइस आपको 120 मिल रहा है। इट मीन्स कि मार्केट में डिमांड है, डिमांड है तो बेनिफिट आप गेन करना चाहोगे और ज्यादा, तो और लोगों को आप हायर करेंगे। ठीक है, और इस केस में आपके इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट तेजी से राइज करेगा। ठीक है, अब क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब नोट कर लेना आप, है ना। ये डायग्राम ऐसे, केस नंबर 1 इसमें क्या है, मार्जिनल प्रॉफिट है जीरो, यहाँ पे क्या मार्जिनल कॉस्ट जो है वो आपका लेस हो जाएगा एंड मार्जिनल प्राइस आपका हायर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर प्राइस की बात करें हम लोग, इसको और हम डिटेल में देखते हैं। सपोज करो आपने एक बंदे को हायर किया, 10 रुपीज इसको दिया, और उसने प्रोडक्शन किया 15 रुपीज का। तो आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट और तेजी से करेंगे। यहाँ पर जो मार्जिनल प्रॉफिट इज 5 रुपीज। केस नंबर 2 अगर ऐसा हो जाए कि आपने 10 रुपीज पे किया, उसने आपको 13 रुपीज दिया, तो मार्जिनल प्रॉफिट आपको मिल रहा, प्रॉफिट जीरो नहीं बट कम हुआ है। नेक्स्ट केस क्या हो जाए, ₹10 11 रुपीज आपको मिला, मार्जिनल प्रॉफिट कम हो रहा है बट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट चलेगा। और लास्ट में एक केस ऐसा होगा कि 10 रुपीज कॉस्ट एंड प्राइस आपका 10 रुपीज है, प्रोडक्शन कितना किया 10 रुपीज का, यहाँ पर मार्जिनल प्रॉफिट इज जीरो। इसके बाद इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर किसी इकोनॉमी की कंडीशन ये हो जाए कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपका जितना है टोटल प्राइस के बराबर हो जाए, प्राइस मतलब जो रिसीव करेगा कंपनी, है ना, कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिएगा, अगर प्रॉफिट जो भी कॉस्ट बराबर हो जाए, इसके बाद उसे लगेगा कि मार्केट क्या है, लगभग सेचुरेशन की तरफ, तो यहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसमें, जैसे सप्लाई की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, इस सप्लाई, और सप्लाई से आपको कॉस्ट रिसीव होती है। ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा एक टाइम तक, जीरो से तेजी से राइज करेगा, राइज करेगा, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आपकी इकोनॉमी में सभी लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये
100% एम्प्लॉयमेंट। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट सभी के पास हो गया। देखिए सप्लाई कब तक होगी, जब प्रोडक्शन होगा। सभी लोगों अभी मतलब मान लिया 100 लोगों को काम मिला हुआ, 200, इस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी। एक टाइम अगर ऐसा हो जाए कि सभी लोगों को यहाँ पर इस पॉइंट पर सभी लोगों को काम मिल गया है, तो अब ये ग्रो नहीं करेगा तेजी से। अब जहां पर है ऐसे स्टेट, इसी को आपको मेंटेन रखना होगा, इकोनॉमी चलानी है। यूएसए वगैरह में सब ये होगा, जहां 100% एम्प्लॉयमेंट है तो ये ग्राफ आपका सप्लाई का ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो जॉब किसे देने वाले हैं, जितने हैं उन सबको तो काम मिल गया है, एम्प्लॉयमेंट 100% है। देखिए अब यहाँ पे क्या देखिएगा, जितने भी लोग हैं, सपोज करो आगे लोगों को काम नहीं देना है, तो इसी तरीके से इंक्रीज करते रहेंगे, मेंटेन करेंगे ना खुद को, आगे नहीं बढ़ेगा इस तरीके से अगर ऐसे। बट हमारे और ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तेजी से ग्राफ में आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे जितने लोगों को काम मिला है, अब यही लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करते रहेंगे, तो ये ग्रोथ नहीं होगा। आप इस तरीके से ये वाला बंद हो जाएगा, एरिया उतने रहेगा। अगर मान लिया 10 कार का, मतलब सपोज करो यहाँ पर 10 कार का प्रोडक्शन हो रहा, तो अभी ये 10 ही होगा हर साल, इसी को मेंटेन किया जाएगा। क्योंकि आप अगर कार का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कैसे करके लाएंगे, सभी लोगों को तो काम मिल गया है, कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रोडक्शन पार्टिसिपेट करे अलग से। ठीक है, तो ये केस फिलहाल बहुत मुश्किल होता है ना, ऐसे आता नहीं है। डायग्राम बना लीजिएगा। 100% एम्प्लॉयमेंट में सप्लाई क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल टू बाई एक्सिस। ये देखिए पैरेलल हो जाएगा। यूपीएससी में कोई नहीं पूछेगा, है ना। ये सब मैनेजमेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। बट ये ग्राफ ग्राफ हो जाएगा बाई के पैरेलल, है ना, ये है ठीक। ये जो ग्राफ देखिएगा, ये सप्लाई का ग्राफ जो है, ये पैरेलल हो जाएगा इसके, ये आपको याद रखना ना, ग्राफ ऑफ सप्लाई ये पैरेलल हो जाएगा विद बाई एक्सिस। सर और हाँ ये बोलिए बेटा। सर अगर हम प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 100% एम्प्लॉयमेंट है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के तो बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन। हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, यहीं पे आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे। एक्चुअली में क्या है, इस ग्राफ में आपको एम्प्लॉयमेंट देखना होता है, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं बढ़ेगा ना, तो आप इसी को आप राइज कर सकते हैं, है ना। ये एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर एक्चुअली में सप्लाई लाइन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आपके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, टेक्निकलिटीज अगर मान लिया मॉडर्न टूल्स, आप मॉडर्न मशीन अगर आप एंगेज कर दें प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट उससे क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा ना, इसीलिए उसको कंसिडर नहीं करते। एक कीन्स का मॉडल है ना, तो जो थ्योरी उन्होंने दी है, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो डिमांड खत्म हो जाएगा, तो ऐसा फिर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना है जिससे डिमांड आपका खत्म हो जाए। ये देखिए एक्चुअली मैं प्रोडक्शन क्यों कर रहा हूँ, ताकि लोगों की पॉकेट में पैसा जाए, वो डिमांड को क्रिएट करे। अगर आप मशीन लगा देंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, बट उसको परचेज कौन करेगा, बात समझ पाए नहीं आप। तो इसमें देखिए कीन्स का एक्चुअली जो मॉडल है वो किस पर फोकस्ड, एम्प्लॉयमेंट पे। तो मैक्सिमम किसी इकोनॉमी की एक जो कंडीशन है जहां पर अगर आपको मशीन लगानी है विद 100% एम्प्लॉयमेंट तो चलेगा, वो पॉसिबल है नहीं। अगर आप मशीन या टूल्स एंगेज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा ऑटोमेटिकली। क्या समझ आ रहा है कुछ, नहीं आ रहा है तो ज्यादा समझना भी नहीं, है ना। क्योंकि यूपीएससी में कोई मतलब नहीं, ये बिजनेस मैनेजमेंट का है। अगर आपको काम स्टार्ट करना है, कोई कंपनी खोलनी है स्टार्टअप वगैरह, तो उसके लिए ठीक। आप प्रोडक्शन कब तक करेंगे कंडीशन है ना। और 100% एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये भी आइडियल कंडीशन है। तो जनरली अगर आप इंडिया की बात करेंगे, तो हमारे ग्राफ अभी ऐसे चल रहा होगा, इस तरीके से चलेगा अभी। क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन देखिए कितनी ज्यादा है, इंडिया चाइना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 100% एम्प्लॉयमेंट क्या लगता है अचीव कर पाएंगे, ये ठीक नहीं है ना। 100% हो जाएगा तो फिर पढ़ेंगे क्यों, सिस्टम क्यों इतना काम करेगा, है ना। खैर, सेकंड पॉइंट देखिएगा आप। अब हम डिमांड की बात करें, डिमांड देखिए क्या है, पहले डिमांड को समझिए। जब आप डिमांड करते हैं तो इसमें केस नंबर 1, आपकी बेसिक नीड, तो आप डिमांड करेंगे, ये डिमांड जेन्युइन है। और अगर आप यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो जो भी पॉलिसी लेके आती है, यहाँ पर जो पॉलिसी मेकिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट,
बेसिकली बेस्ड ऑन बेसिक नीड। तो ये बेसिक नीड वाली डिमांड है, ये आपके आर्टिकल 21 का पार्ट भी हो सकती है, क्योंकि जो भी पर्सन है इंडिया में, जो हमारा सिटीजन है, उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। अगर बेसिक डिमांड आप नहीं कर पा रहे तो इसी के लिए क्या करते हैं आप, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें फूड की बात करें, अगर आपकी इनकम बहुत कम है, आप फूड नहीं अवेल करा पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जैसे कोविड में अभी सभी को फ्री फूड सप्लाई मिला होगा, है ना, ये बेसिक नीड। तो ये डिमांड रहेगी हर जगह जहां पर ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वहां पर बेसिक नीड रहेगा 100%। बट केस नंबर 2 में देखेंगे आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड क्या है? आर्टिफिशियल डिमांड मतलब जो जिसकी एक्चुअल में डिमांड नहीं, पैसा है, सप्लाई ऑफ मनी है, इसलिए आपने उसकी डिमांड की, या फिर उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ये शाम को आप निकले कोचिंग से बाहर और कोई बोले आईफोन का प्राइस 10,000 रुपये, है ना, कस्टम से लेके आया 10,000 में, तो हर अभी डिमांड नहीं होगी, बट 10,000 उसका प्राइस कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको परचेज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल डिमांड। या अगर आपके पास में ब्लैक मनी, तो आप क्या करेंगे, बाइक परचेज करेंगे, कार परचेज करेंगे, जिस चीज की डिमांड नहीं है उसकी भी डिमांड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक मनी या फिर प्राइस ड्रॉप हो जाए कैसे भी, किसी भी तरीके से, तो यहाँ से जो डिमांड क्रिएट होती है इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल डिमांड। ठीक है, जिस भी इकोनॉमी में ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, वहां पर आर्टिफिशियल डिमांड बहुत ज्यादा होने लगेगी। ठीक है, आप भी करते होंगे आर्टिफिशियल डिमांड। हाँ, नहीं है तो लॉन्च क्यों किया? नहीं नहीं, समझा नहीं, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्शन किया, ठीक है, प्रोडक्ट आ गया मार्केट, इसकी डिमांड नहीं है, नया प्रोडक्ट है, डिमांड नहीं है, ओके, फिर क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, आप डिमांड किया उसके बारे में। अच्छा, सपोज करो आपने उसको कहीं ऐड में देखा तो डिमांड किया, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, है ना, ये ठीक है। तो ये तो बेटा गैप है ना, सप्लाई एंड डिमांड के बीच में गैप है। आपने ऐसी जगह पूछा जाकर जहां पर वो आइटम है नहीं, वो अरेंज करा सकते हैं, ये तो नॉर्मल केस है। जैसे ये सब मेडिकल में होता है। मेडिकल में अगर आप जाएंगे, कोई डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन अगर बोलता है, तो आप उसी को लेंगे, उसी कंपनी की लेंगे जाकर के, है ना। तो अगर नहीं है तो आसपास आपको अरेंज करा दे, वो कोई दिक्कत नहीं, है ना। जनरली क्या होता है, ये केस होता नहीं। अगर आपने कोई आइटम बनाया, उसकी डिमांड नहीं है, तो आपको बनाना नहीं चाहिए भाई। अगर आप प्रोडक्शन करेंगे ना, तो मार्केट में रिसर्च वर्क होता है, ठीक है ना। अगर मान लिया मैं कुछ ऐसी चीज बना दूं, एक चेयर बना दूं जो मतलब बड़ी अजीब सी हो, बाहियात टाइप हो, उस पर बैठोगे आपका वेट बढ़ जाए, तो कोई खरीदेगा उसको? मतलब आप देखिए, रिसर्च करेंगे ना, आपको क्या चाहिए, आपको ऐसी चेयर बनानी जिसमें बैठे एकदम स्लिम होगा, बढ़िया फिट। अगर आपने ऐसी कोई चेयर बनाई है, रातों रात आपका ऑर्डर आ जाएगा, चेयर बिल्कुल मतलब आप सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, बात समझे। तो प्रोडक्शन एक्चुअली में ऐसा करते हैं ना जिसकी डिमांड हो, ठीक है। काला जादू वाला कोई ऐसा चक्कर है नहीं, मार्केट बहुत ही स्मूथ चलता है। और अगर किसी भी तरीके से, खासकर इंडियन मार्केट या डेवलपिंग कंट्रीज की मार्केट, यहाँ पर बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर फेक न्यूज भी बड़ा काम करती है मार्केट को डाइवर्ट करने में। अगर आपको न्यूज मिल जाए कि ये मोबाइल वहां पर इसकी बैटरी फट गई, और आपने ऐसे फालतू का वीडियो बना दिया कि सैमसंग का मोबाइल जो है उसकी बैटरी फट रही, मत खरीदो, और ऐसे कुछ बना दिया आपने, तो हो सकता है उसकी सेल डाउन हो जाए। तो ये हमारे यहाँ नहीं, डेवलपिंग कंट्री जितनी है। एक केस आप देखिएगा अफ्रीका वाला। अफ्रीका में क्या किया, चाइनीज कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सबसे बड़ी चाइना की, सस्ती पूरी दुनिया में, है ना, चीप रेट पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग होता है चाइना में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कवर करना था चाइना को, बाइक देनी थी सबको, चाइनीज बाइक, पूरे कॉन्टिनेंट में, सब मतलब हर कंट्री में हर घर में दो दो बाइक लगभग चाइना की पहुंच गई, सस्ते प्राइस पर पहुंचा दी, ठीक है। और इंडियन कंपनी जब मार्केट में एंटर की, वहां देखा हर घर में दो बाइक पहले से ही है, तो क्या आपको एंट्री मिलेगी? नहीं मिलेगी, पॉसिबिलिटी नहीं, डिमांड क्या हो गया, 100% फुल हो गया।
ठीक है, लेकिन वेट किया हम लोगों ने, देखा चाइना की बाइक है, कुछ तो होगा। रिसर्च किया तो पता चला पूरे अफ्रीका में सर्विस सेंटर, 2 सर्विस सेंटर सिर्फ, 2 कंट्री थी, और बाइक है चाइना की। 2 महीने बाद बंद होना नेचुरली बंद हो जाएगी। कहाँ सही कराओ? तो टीवीएस कंपनी फ्रॉम इंडिया पहली बार जाती है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उसने क्या किया, सर्विस सेंटर्स पहले हर जगह खोली, उसके बाद अपनी बाइक। आज की डेट में अगर आप देखेंगे 19 दिसंबर में 100% बाइक इंडियन कंपनीज की अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो डिमांड ये बहुत अलग प्रोसेस है ना, मार्केट में किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसकी डिमांड क्रिएट कराना, है ना, बहुत सारी चीजें होती, ठीक है। रिसर्च काम मतलब करता। और अगर यही टीवीएस की बाइक आप जाइए, सपोज करो आप जो है ब्रिटेन चलेगा, लंदन में सेल करने, कोई खरीदेगा नहीं। लंदन कोई बाइक खरीदेगा आपने? नहीं खरीदेगा। उनका स्टैंडर्ड हमसे क्या है, ज्यादा है। पाकिस्तान जाइए, सभी लोग खरीद लेंगे। पाकिस्तान की बाइक देखी होंगी, कभी यूट्यूब पे देखिए, जो हम चलाना छोड़ चुके हैं उन्हें वो बोलते हैं ये नई है, तो हमसे पीछे हैं। तो मतलब क्या, ये प्रोडक्शन, यार रिकॉर्डिंग प्रोडक्शन ऑफ ये एक चीजों का है। सेकंड रिकॉर्डिंग। हाँ, मतलब कुछ तो ठीक है ना। चलिए, तो मतलब बात समझिए, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन आप करेंगे, अगर कोई एमबीए वाला फ्रेंड आपका है तो वो बताएगा प्रोडक्शन के रिसर्च कैसे होता है, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है। हमें क्या देखना है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको कंप्लेंट मिलेगी कि दाल खत्म हो गई, पल्सेस का क्राइसिस है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि इंपोर्ट करना होगा, है ना। मध्य प्रदेश, एमपी गवर्नमेंट को बोलना होगा कि हमारे यहाँ दाल पहुंचाइए, या राजस्थान, तभी दाल। तो आप बस उस पर ध्यान दीजिए, है ना। खैर, दूसरा डिमांड देखिएगा, नॉर्मल डिमांड, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है किसमें, जो आपकी बेसिक नीड की डिमांड है। दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल डिमांड। आर्टिफिशियल डिमांड के 2 फैक्टर्स हैं जो इंडिया में है। नंबर 1 क्या है, ब्लैक मनी। दूसरा क्या है, प्राइस अचानक से ड्रॉप हो जाए, या डिस्काउंट वगैरह, आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट क्या करेगा, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कराएगा। और एक चीज होती है डिमांड के लिए, नज। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये टर्म मेंस में लिखने में काम आएगा, नज। ठीक, नज क्या करता है, ये डिमांड को क्रिएट कराता है। आप मार्केट जा रहे हो, घर से सोच गया कि नहीं आज कुछ भी नहीं परचेज करना है, लेकिन नज अगर इफेक्टिव तरीके से काम करेगा तो 100% आप कुछ लेके आएंगे। नज क्या है, देखिए, चांदनी चौक जाइए, लेडीज मार्केट है, तो वहां पर डमी वमी देखा होगा, वो अपने शॉप के बाहर एक डमी को बढ़िया सी साड़ी लपेट के ऐसे नहीं करके खड़े कर देते हैं, उसको रैप करके प्रॉपर, और 10-15 लाइट उस पर डाल देंगे, ताकि साड़ी लगे कि बड़ी स्पेशल, होती कुछ नहीं। और कोई लेडीज अगर ग्रुप उनका जा रहा, उन्होंने देख लिया कि हाँ डमी पे ये साड़ी है और बहुत अच्छी लग रही, अगली शादी में यही पहनना, घर चलने से पहले वो साड़ी क्या हो जाएगी, परचेज की जाएगी। तो ये जो डमी क्या है, ये नज है, आर्टिफिशियल डिमांड को ये क्रिएट करा रहा। आप देखा हो स्कूल के बाहर बच्चों के, कोई लोग कुछ सेल करने आते हैं ना, मान लीजिए कुछ भी आपको, जैसे इमली, गर्ल्स स्कूल के सामने देखा होगा, इमली उमली ना, छोटे बच्चे जहाँ जाते हैं, वो इमली बाहर 4-5 ऐसे दिखा देते हैं, ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि इनके पास इनके बॉक्स में है क्या, है ना। मान लिया मैं समोसे सेल कर रहा हूँ, आप आएंगे, समोसे खाए, पेमेंट करने आए, चले गए, और मैंने एक नया समोसा बनाया, उसमें जिंजर और पता नहीं क्या क्या डाल दिया, कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर, ये सब बना के रखा, एक प्लेट यहीं पर, नीचे लिख दिया इसे एक बार खाएंगे तो कोविड नहीं होगा, इस टाइप लिख दिया। आप बिल देने आएंगे और उसे देखेंगे, अच्छा ये भी समोसा, तुरंत पॉकेट देखेंगे, पैसा है, ठीक, प्राइस पूछेंगे ये कितने का है, मैं बताऊंगा, प्राइस मत पूछो, उसे ले जाओ, नहीं खाए तो पछताओगे फिर। तो तुरंत उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी। तो ये बाहर जो समोसे रखने का जो पैटर्न, ये क्या है, नज। नज मतलब क्या, आर्टिफिशियल डिमांड को क्रिएट कराएगा। और ये इंडियन मार्केट में डिमांड को बैलेंस क्यों लाएगा, क्योंकि हमारी एज जैसे जैसे बढ़ेगी, डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम, तो आप देखिएगा किन्स क्या बोलते हैं, किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड कम होती है किसी भी फैक्टर से, तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बहुत तेजी से कम होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो रिसेशन आएगा। इसीलिए आपको फोकस किस पे करना है, डिमांड पे करना है, डिमांड खत्म नहीं होने देना। समझ आए बात? हाँ, नज है, नज, नज है, ठीक। इंडिया में कैसे आएगा, जो अरुण जेटली साहब का जो लास्ट वाला सर्वे था, उन्होंने बोला था कि नज की नीड है। रीजन क्या है, अगर आप ह्यूमन एज देखेंगे 18 to 60, ये हमारी वर्किंग एज है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एज है।
आप प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चे रहेंगे, ये भी आप पर डिपेंडेंट है, इसी ग्रुप पर। और जो ओल्ड एज के लोग हैं बेसिकली, ये भी किसी न किसी टाइप से डिपेंडेंसी इनकी भी इसी वर्किंग एज पर है। और जैसे आप 35+ हो जाएंगे, डिमांड करना कम स्टार्ट कर देंगे। तो 35+, अभी हमारी जो एवरेज एज है वो लगभग 33 के आसपास कंट्री की। जैसे हम 35+ में जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी की डिमांड कहीं कम ना हो जाए, ये डर है। अगर डिमांड कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आए? ये हमारी कंट्री की बात। यूरोप में देखेंगे, जब अगर आप जापानीज मार्केट की कंडीशन देखिए, वहां पर क्या है, जो उनकी एवरेज एज है 40+ है, डिमांड नहीं। तो हर आदमी क्या करता है, जो भी पैसा उसके पास है वो जाकर के बैंक में डिपॉजिट करेगा। इसीलिए बैंक ने निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इम्पोज कर दिया कि अगर आप हमारी बातें को समझ आ रहे हैं आप, अगर आप सभी लोग हमारे पास पैसा बैंक में जमा करेंगे, इट मीन्स कि मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं करने वाले आप लोग, तो मार्केट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा कि आप अगर 100 रुपीज डिपॉजिट करेंगे तो आफ्टर 1 ईयर आपको 96 मिलेगा। तो क्या है इसका मतलब, आप जाएंगे खुद अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट। बात समझ आ गई? तो किसी भी इकोनॉमी में क्या होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए। और 35+ डिमांड का साइज बहुत तेजी से डिक्रीज होता है। ये आपके साथ भी होगा। अभी अगर मान लिया 25 तक आपका सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग हो गई, तो आपका नेचर देखिए क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट करोगे, दोस्तों फोन करके तंग करोगे कि मेरी पोस्टिंग मेरठ में है, तुम दिल्ली में तुरंत आ जाओ, खर्चा भाई करेगा। मतलब आप IPS होगा, मेरठ में है, तो मतलब दोस्तों को बुलाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, नाना जी को बुलाएंगे, मामा जी को बुलाएंगे, मोहल्ले के अंकल को बुलाएंगे। उन्हें पता होना चाहिए ना पैसा है। और शादी हो जाएगी, उसके बाद एक घटना होगी लाइफ में, और उसके 2-3 साल के बाद में फिर क्या होगा, 100 रुपए भी आप खर्च नहीं करेंगे। अगर उसमें दोस्त बोलेगा भाई मेरठ पोस्टिंग में, मेरठ में ही हूँ, क्या मिलोगे, तो क्या बोलोगे, भाई मैं लखनऊ जा रहा हूँ, हापुड़ से आगे पहुंच गया हूँ। मतलब क्या, 35+ डिमांड क्या कर देंगे, आप काम कर देंगे। घर में डैडी को देखा होगा आपने, सेविंग करेंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ जाए। और अगर आप सेविंग बढ़ाएंगे, डिमांड कम होगी तो मार्केट में एम्प्लॉयमेंट कहाँ जाएगा। इसीलिए नज जो है इम्प्लीमेंट होगा, हर चीज में आपको नज मिलेगा। पेपर फोर्स में यूज कर सकते हैं नज को, इथिकल वैल्यूज के साथ में नज होना चाहिए। बात समझ आई? अमिताभ बच्चन ने मैगी का ऐड किया था, और मैगी में होता है PB लेड, जो कि डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो नज करिए, लेकिन विद इथिकल वैल्यूज, है ना। 4 लोग खड़े दुकान के बाहर, आपको पकड़ लिया, और ऐसी चीजें हैं उनके पास, कुछ टूल्स लेके खड़े हैं, आपको डिमांड फिर करनी ही पड़ेगी। तो ये तरीका क्या है, गलत है। नज क्या होना चाहिए, इथिकली वे में, मतलब ऐसा कुछ अगर मुझे कुछ करना है तो मतलब विद एथिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए डिमांड का रहना जरूरी है, आर्टिफिशियल डिमांड एंड नॉर्मल डिमांड, ये तो रहेगी। अब देखिए बाकी क्या डिमांड रहेगी मार्केट में। बात समझ आए? तो नज अभी काम आएगा आप, ठीक है। तो जिस एज में है आप उसमें एंजॉय करिए, टेंशन मत लेना। लोग बोलेंगे आप बहुत ज्यादा खर्च करते हो, तो बोला हाँ एज है मेरी। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप बताए 25 में बच्चा सीरियस हो जाएगा तो इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। बात समझ आएगी? तो 35 से पहले पहले आप क्या करें, डिमांड क्रिएट करिए। खाना खा लिया उसके बावजूद कुछ खाइए बाहर जाके, डिमांड होना चाहिए ना। आप मोमोज खाते हुए घर जाइए, किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, है ना। ये ख्याल रखना चाहिए बाकी लोगों का। देखिए अब डिमांड का एक केस आप देखेंगे, डिमांड कैसे होगा। नंबर 1, कौन डिमांड कर सकता है, इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो, इन्वेस्टमेंट मीन्स डिमांड हुई होगी, मशीन लाएंगे कुछ भी करेंगे, है ना। आपकी गवर्नमेंट, और कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड रहेगी, इसमें इसको प्राइवेट डिमांड भी लिख सकते हैं। एंड लास्ट में X - M, 4 कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 4 कंपोनेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड कंज्यूमर्स डिमांड, इसी को प्राइवेट डिमांड भी आप बोल सकते हैं।
एंड फोर्थ वन इज एक्स माइनस एम। ठीक, डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। और डिमांड बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो बात होगी सारा कुछ अबाउट प्राइस, कीमत। और प्राइस किसी के लिए क्या होगा, यही तो उसकी इनकम होगी। यहीं से कंपनी की जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, सप्लाई इंक्रीज की हुई है, एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, अगर उसको सही से प्राइस नहीं मिलेगा, इट मीन्स कि उसकी इनकम नहीं होगी, तो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सप्लाई कम हो जाएगी। देखिए ये नोट कर लिया, आप नोट कर लीजिएगा चारों फैक्टर्स। डिमांड के लिए एक चीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वालिटी। आप कहीं पर भी रहें, जंगल में भी रहते हैं, कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, अगर उसकी क्वालिटी है तो आज नहीं कल पूरी मार्केट की डिमांड फंक्शन में आप रहेंगे। नहीं वो अलग चीज बेटा, स्टॉक की बात नहीं कर। ना ना, स्टॉक मार्केट हम लोग पहले बात कर चुके हैं, स्टॉक मार्केट में ठीक है, या मतलब ऐसा कुछ भी आप काम करते हैं जहां पर अनसर्टेन रहता है प्रॉफिट, उसको हम नेशनल इनकम में नहीं कंसिडर करते। ठीक है, इसलिए स्टॉक मार्केट कहीं नाम नहीं आया होगा शेयर मार्केट का ना, मैंने बताया होगा आपको कि इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सर्टेन नहीं ना। आपने कुछ परचेज किया, क्या गारंटी कि ये आपको मतलब रिवर्ट में कुछ मिलेगा, है ना, नहीं मिलता है ना, कई बार लॉस हो जाता है। देखिए तो क्वालिटी याद रखेंगे। कीन्स क्या बात करते हैं कि आपको डिमांड, लेकिन अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट की बात करें, किसी मार्केट की बात करें, बाकी जो इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने क्या बोला कि डिमांड को सस्टेनेबल करने के लिए क्वालिटी का होना जरूरी, वरना फिर डिमांड भी रेगुलर नहीं रहेगी। डिमांड किसकी रहेगी, बेसिक नीड्स की रहेगी। खाना तो आपको खाना है, ठीक है, लेकिन आप बताइए अगर क्वालिटी के साथ कोई फूड आपको सर्व करे, ठीक है, तो आपको ये चाहिए ना, डिमांड होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ उसमें क्या रहना चाहिए, क्वालिटी। अगर जिसमें क्वालिटी रहेगी उस चीज की डिमांड आपको हमेशा नजर आएगी मार्केट। ठीक है, उसमें आपको नज की भी जरूरत नहीं। और जिसमें क्वालिटी बहुत पुअर है उसकी डिमांड बढ़ानी, तो उसमें नज फैक्टर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दीजिए। आप देखिए मार्केट में क्या है, क्वालिटी ऑफ गुड्स अगर आपको पुअर करनी है कर दीजिए, लेकिन नज में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कोई भी एक्टर आएगा, मान लिया क्रिकेटर कोई चीज अगर कंज्यूम कर रहा है, आपने देख लिया, तो आपके माइंड में एक इमेज तो बनेगी। ठीक है, खैर आगे देखेंगे। अब देखिए डिमांड का कर्व क्या होता है जनरली। डिमांड मतलब ऐसे मानिएगा, डिमांड से पैसा आता है, ठीक है, इन्वेस्टर्स के पास में, उसको आप पैसा समझिएगा ना, तो ये उसकी प्रॉफिट। तो स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, सप्लाई कम होती है, डिमांड तेजी से बढ़ेगी इस तरीके से, तो प्रॉफिट होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों मिल जाएंगे, यह है डिमांड कर्व या डिमांड फंक्शन। स्टार्टिंग से आप देखेंगे जो सप्लाई कर्व नीचे है ना, इसको लिखिएगा सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व। और डिमांड कर्व स्टार्टिंग से क्या रहेगा, जब तक इससे ऊपर रहेगा ना सप्लाई कर्व से, इट मीन्स कि प्रॉफिट गेन हो रहा और सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक रहेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर सप्लाई और डिमांड कर्व दोनों एक दूसरे को कट करने वाले हैं। अब क्या होगा कि आगे डिमांड कर्व डाउन हो रहा है, अगर ऐसा हो, डिमांड कर्व अगर डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है, आप देखेंगे तो यहां पर मतलब जो इन्वेस्टर है उसको अब क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, नो एम्प्लॉयमेंट, यहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। ये यहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहां पर जीरो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो मार्केट में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब तक एक दूसरे को कट ना करें तब तक जो है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, और इसके बाद में, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये इक्विलिब्रियम बताता है, इसी को आप ई बोल सकते हैं, आपकी बुक में ई होगा, जिसको एग्रीगेट, ये सॉरी इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। ये जो पॉइंट है ये बात करता है इफेक्टिव डिमांड। इसके आगे आप जाएंगे
तो आपको लॉस होगा। इसीलिए अगर किसी इकोनॉमी में इस टाइप की कंडीशन हो गई है तो आगे एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो फिर डिमांड भी क्या हो जाएगी, नहीं होगी, लॉस होगा आपको। इसीलिए फिर इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। इसका यूपीएससी से कोई मतलब नहीं। ठीक है। हाँ बेटा, इसमें क्या है कि इस कंडीशन में आप इसको मेंटेन करेंगे, इसी रेट से चलता रहेगा, इसी रेट से चले, हाँ ये बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट यही पर। ठीक है। इससे आगे इधर आप जाएंगे ना, एम्प्लॉयमेंट देखिए, फोकस करिए एम्प्लॉयमेंट वाली लाइन पर। एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ एक ही चीज है, इक्विलिब्रियम आता ही वहीं पर जहाँ पर इफेक्टिव डिमांड होती है। इफेक्टिव डिमांड बेसिकली आपके टोटल पोटेंशियल को शो करती है, मार्केट के पोटेंशियल को बस। ठीक है। हाँ उसके आगे फिर निगेटिव हो जाता है। अगर नहीं समझ आएगा, वैसे डायग्राम समझ आया क्या है, तो बस ठीक है। यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा है, और पूरी उम्मीद यह है कि आगे भी नहीं पूछेगी। हाँ। इसमें क्या है, इस चैप्टर में एक चीज है, एफआरबीएम एक्ट, जहां से क्वेश्चन आएगा पीटी और मेंस में, उसको थोड़ा समझेंगे। और दो टाइप का बजट आपको बताऊंगा मैं, है ना। मैंने देखा जा करके उसमें टाइप्स ऑफ बजट है नहीं यहाँ बुक में। नहीं नहीं वो तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, बजट के थोड़े टाइप्स देखने हैं। डिमांड फॉर, अरे वो तो हाँ ठीक है, बता दो उसमें कुछ, चलो नोट कर लिया, अभी बता दूँ वो। अच्छा, एल ओ यू, हाँ बता देंगे, इसके बाद पूछ लीजिए, वो बैंकिंग वाला है। ठीक है। जब मैं बोलूंगा मतलब ये चैप्टर खत्म हो रहा, तब आप याद दिला दीजिएगा। चलिए, अब थोड़ा सा सारा ध्यान लगाइएगा, जब हम लोग कल बजट की बात कर रहे थे, एक डायग्राम तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए, बजट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंस। चलिए स्टार्ट करिए, बाकी आप पूरा फिल करिए इसको। याद आ रहा कल वाली क्लास, स्टार्ट करो फिर। चीटिंग मत करना, ये डायग्राम तो समझ आ गया ना, बाकी आपको फिल करना क्या क्या आएगा इसमें। एग्जाम्पल सारे फिल करिए। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टैक्स रिसिप्ट, ना ये सारा फिल करिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, चीटिंग नहीं करिएगा ना।
उसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है, फाइंड आउट एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला ये है भारतमाला प्रोजेक्ट, फ्री फूड सप्लाई, प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम, एंड सब्सिडी और रेलवेज, वो चाहे गुड्स ट्रेन पर हो या किसान रेल पर, ठीक है, दोनों पर। एंड लास्ट में प्रोजेक्ट पर्वतमाला। तो आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या होगा। इस क्वेश्चन नोट करिए, फिर करिए, नोट करिए। देख लीजिए बेटा, पहले नोट करिए प्रॉपर, है ना। गुड। पीएम गति शक्ति, हाँ, प्रधानमंत्री गति शक्ति एक स्कीम है एक्चुअली में। पीएम गति शक्ति का बजट 100 लाख करोड़ है। हाँ, इसके का वेबसाइट पे 110 लाख करोड़ नहीं, बेसिक बेटा, बेसिक बजट 100 लाख करोड़ स्टार्ट आता। हाँ, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके मुझे 100 वहाँ पे कोई मुझे मिला नहीं 1 लाख करोड़ का ऐसा। नहीं, स्टार्टिंग जब आया था, आप देखेंगे यूनियन बजट में जब आया था पीएम गति शक्ति, इसमें टोटल दिया होगा 1920 वाले, देखेंगे इसका। कभी लो, तुम्हें पेन देना, ये क्या है? आपका दिमाग खराब हो चुका, उल्टा क्यों कर दिया, सही करो। ये सब प्रैक्टिस करो बेटा, एग्जाम में यही सब नहीं होना चाहिए। हो गया पूछिए, कर लिया, चलिए, आई होप कर लिया होगा, ठीक है ना। क्या आंसर होगा इसका? ए। ओके, सभी लोग ए। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर इट मींस कि, अच्छा, हाँ, चलिए क्लियर हो जाए, पहले बात कर लेते हैं। देखिए, हमें क्या जानना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लियर है ना। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो बेसिक फीचर्स, यहाँ पर आपका इनकम क्या होने वाला है, या फिर आपकी कंट्री में इंफ्रा इंक्रीज होगा, रोड कनेक्टिविटी, ये सब चीजें बेहतर होने वाली, यही सब है ना। या फिर आप पर बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कम हो जाएंगी, यही सब है ना। आप देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट, रोड कनेक्टिविटी, इतने पोर्ट हैं आपके, उनसे कनेक्टिविटी होगी। एक दिन होमवर्क दिया था, किसी ने किया भी था, शायद आपने किया था। तो ये तो होने वाला है, कैपिटल में आएगा। चलिए, जिसमें वन ना हो वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो बी तो आंसर नहीं रहेगा, क्लियर है ना। उसके बाद में फ्री फूड सप्लाई, फ्री फूड सप्लाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये सब्सिडी इसमें मिली हुई है आपको ना, तो जिसमें टू होगा वो आंसर नहीं होगा। तो टू देखिएगा किसमें है, ये नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पीएम गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के प्रोजेक्ट है, नो डाउट। रोड कनेक्टिविटी है या किसी भी टाइप के ना, जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री में डेवलप होगा अंडर पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, मास्टर प्लान है डेवलपमेंट का। उसके बाद सब्सिडी ऑन रेलवे, रेलवे में क्या होता है, आपको फेयर पे करना पड़ता है, टिकट देना पड़ता है ना। तो रेलवे में जितना भी फेयर आप देते हैं, मान लिया सपोज करो आपको 100 रुपीज पे करना है, तो गवर्नमेंट, ये सर्विस है चूंकि, तो रेलवे की सर्विस में आपको सब्सिडी 40 रुपीज मिली, तो आपको फाइनली कितना पे करना है, 60 रुपीज। ये 40 रुपीज जो गवर्नमेंट ने पे किया है, क्या इससे इंफ्रा डेवलप हुआ, क्या कोई भी बर्डन कम हुआ गवर्नमेंट का, कोई डेवलपमेंट हुआ कंट्री में? तो ये नहीं होने वाला है। सर्विसेज पर जो भी पेमेंट होता है वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, क्लियर है, किसी भी टाइप की सर्विस। तो इसको मैं कैंसिल कर दूं यहाँ से। हाँ, अभी बताएंगे, बस 5 मिनट और देख लें। प्रोजेक्ट पर्वतमाला, बताया होगा पर्वतमाला क्या है, याद है ना।
प्रोजेक्ट पर्वतमाला पता है क्या है? ठीक, मतलब ये इसमें देखेंगे रोप वे डेवलप किया जाएगा। अगर आपके किसी यहाँ पर मंदिर वंदिर है तो दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ पर रोप वे से आप जा पाए, तो ये बेसिक इंफ्रा का पार्ट होगा। प्रोजेक्ट पर्वतमाला में किसका डेवलपमेंट किया जाएगा? रोप वे। तो ये तो बेसिक इंफ्रा का पार्ट होगा। तो आप देखिएगा आंसर में क्या नहीं होना चाहिए, तो 135 डी आंसर। अब बताइए आप। हाँ, नहीं वो सर्विस प्रोवाइडर है एक्चुअली। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें आप देखिए ना, देखिए उसमें क्या सब्सिडी आपको मिल रही है एक्चुअली, वो फैसिलिटेट आपको कर रहे हैं तो आपकी इनकम आपकी इंक्रीज हो जाए, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली इंफ्रा को हम देखते हैं, या फिर हमारा कोई बर्डन कम हो, ये दोनों नहीं होता। देखिए अगर किसी को फ्री फूड मिल रहा है तो भी तो आप बर्डन कम कर रहे हैं ना उसका। आप एक चीज देखिए, अगर आप कनेक्ट करना चाहें इसको, देखिए एक बंदे की इनकम मान लिया 100 रुपीज है और 40 रुपीज का फूड कंज्यूम कर लेता है, तो कितनी एक्चुअल इनकम रह जाएगी इसकी? 60 रुपीज। अगर गवर्नमेंट इसको फ्री फूड दे देगी तो इसकी इनकम क्या हो जाएगी? 60 + 40 100 हो जाएगा। तो इनकम तो ये भी बढ़ा रहा है इस तरीके से, आप देखेंगे, है ना। तो ये भी आपका कैपिटल में आना चाहिए, बट ये किसमें होता है? तो आप देखिएगा, एक ही बात याद रखिएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर आपने लोन रिपेमेंट किया हो, या आपका बर्डन किसी भी तरीके से कम हो। क्लियर है ना? पीटी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ हाँ बेटा, लेकिन सर्विस है ना। तो ऐसे ऐसे तो आपको पेंशन मिलेगी, आप मार्केट जाएंगे, समोसे खाएंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे। बात समझ रहे? पेंशन अगर किसी को मिलती है ना, या सब्सिडी मिलेगी, तो भी आप डिमांड क्रिएट करेंगे। आप देखिए प्रोडक्शन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो डिमांड से, डिमांड की बात करेंगे, लेकिन आपको देखना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का, वो जहां से डेवलप होगा वो चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। ठीक है ना, ये याद रखिए। क्या कुछ समझा? इसी टाइप से पीटी में आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको समझना क्या, मैं आपको बताऊं ट्रिक, याद रखिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लोन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ मत सोचिएगा। क्लियर है? जहां पर लोन की बात करें या फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इसके अलावा आप बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, वरना फंसेंगे। जितना ज्यादा आप अंदर सोचेंगे फिर आपको हर चीज कनेक्ट करने नजर आएगी ना। तो ये दोनों फैक्टर्स आप देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा आपने डायग्राम पूरा, है ना। अब देखिए 2 टाइप्स का बजट है, बजट के बहुत सारे टाइप्स हैं जो कंट्री में अक्सर न्यूज में रहते हैं। एक है आपका परफॉर्मिंग बजट, नाम सुना होगा, परफॉर्मिंग बजट नाम सुना होगा। एंड दूसरा आउटकम बजट। ये दोनों आपको समझना है, समझ लीजिएगा बस, है ना। हालांकि जीएस में आपको 9 टाइप्स बजट के देखने, 9 टाइप्स ऑफ बजट, वो यहाँ बताएंगे तो नींद आ सकती है ना। 2 टाइप देख लीजिएगा और समझना है बस, है ना। इसको देख लीजिए, पहला नंबर 1 डालिएगा परफॉर्मिंग बजट। ठीक, और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बजट का? बजट जनरली जो आता है गवर्नमेंट लेके आती है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट? मेन ऑब्जेक्टिव बजट का क्या है? डेवलपमेंट, है ना। एंड नेक्स्ट, हाँ, रोड मैप, रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट, है ना, वही चीज है। और प्राइस स्टेबिलिटी, याद रखिएगा प्राइस स्टेबिलिटी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगर मान लिया किसी भी चीज के प्राइस बहुत तेज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगा? उसका अरेंजमेंट उसमें होगा किसी भी टाइप से, चाहे सप्लाई को इंक्रीज करे या फिर वो कुछ भी सब्सिडी दे। जैसे 2016 के आसपास तूर दाल के प्राइस 200 रुपीज के आसपास हो गए थे, अगर आप लोगों को याद हो। दाल 200 रुपये पर केजी। तो फिर मोदी जी गए थे अफ्रीका, वहां से इंपोर्ट हुई थी दाल, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, है ना। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। बाकी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव इसका बजट का रहेगा। तो क्या लिखेंगे आप? पहला आपने लिख लिया होगा रोड मैप ऑफ डेवलपमेंट, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी, और थर्ड वन इज
तीसरा क्या लिखा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है देखिए, जैसे जो रिच लोग रहेंगे उनसे सरचार्ज इनकम टैक्स लेंगे, कॉरपोरेशन टैक्स होगा, और उज्ज्वला जैसी स्कीम में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। बात समझ आई, ये क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट है ना। आप देखिएगा जो रिच लोग हैं उनसे लिया है और जो पुअर लोग हैं उनको दिया जाएगा। फॉर्मूला आप देखिए, जैसे मार्केट प्राइस के हिसाब से हम लोग देखते हैं ना, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स याद आ रहा, और माइनस सब्सिडी। इसमें देखिएगा एक ऐसा वर्ग है, एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट है जो रिच है, अमीर लोग हैं, आईफोन खरीदेंगे सपोज करो, है ना, ये आईफोन वाले ये क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इनके लिए फैक्टर कॉस्ट मान लिया 50,000 रुपीज, तो गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेगी 20,000, और इनको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी जीरो। तो ये जो इनकम आई ना गवर्नमेंट की 20,000, ये लेके जाएंगे आगे, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। यहाँ पर आपका फार्मर है और फार्मर को चाहिए फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर का फैक्टर कॉस्ट मान लिया 1,000 रुपीज, तो यहाँ पर टैक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये लोग क्या है, पुअर है, फार्मर हमारा पुअर है जनरली। तो उसके बाद सब्सिडी की बात करें, इसको 400 रुपीज पैसा मिलेगा एक यूनिट के लिए, तो इसके लिए एक यूनिट ऑफ फर्टिलाइजर परचेज करेगा मार्केट में, कितने पड़ेगी 600, और इसका फैक्टर कॉस्ट कितना है था 1,000, 400 की आपको मतलब इकोनॉमिक हेल्प मिली है। ये पैसा कहाँ से है, यही तो टैक्स है, यही जाएगा। तो ये आपको कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी हो या रिसोर्स मैनेजमेंट हो, ये सब आपका बजट का पार्ट रहता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद डेवलपमेंट भी करना होता है। बजट में आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी स्कीम या पॉलिसीज आती हैं जहां पर जिनका मेन मोटिव क्या होता है, डेवलपमेंट। कैसे करेंगे डेवलपमेंट, वो आपको समझना है। तो टू टाइप्स के बजट हमारे यहाँ देखिए, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर पैसा कहीं भी खर्च करेंगे, कल आप लोगों को बोला था कि पैसा खर्च होता हमें पता होना चाहिए हमारा पैसा है, करेक्ट बात है, आपका पैसा है। तो गवर्नमेंट जब बजट रिप्रेजेंट करती है आकर के, तो सब बताएगी कि देखिए इतना पैसा आने वाला है। बजट बेसिकली क्या है, एक एस्टिमेशन है ना, अनुमान है, हो सकता कम या ज्यादा हो जाए, इसीलिए वो डेफिसिट बढ़ता है लास्ट में। तो बजट का एक टाइप लिखेगा, नंबर 1, इस टाइप को समझिए। पहले क्या लिखा, कौन सा टाइप, परफॉर्मिंग बजट। जैसे मान लिया एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होता है या बहुत बुरा, तो हम किसे टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का जो चेयरपर्सन है वो कौन है, पीएम साहब। मान लिया इनको एक काम करना है, हमारी कंट्री में लिटरेसी रेट एग्जाम्पल लेते हैं 40% है, तो पीएम ने बोला कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, हम लोग अफ्रीका जैसे हो जाएंगे। तो अपने मिनिस्टर को बुलाया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आए, और मान लिया इनका नाम रामू है ना, रामू क्या है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इनको 22 इस वाले बजट में मोदी जी ने 100 करोड़ रुपीज दिया, और बोला कैसा है, अभी लिटरेसी रेट कितना है 40%, आप जाइए पैसा खर्च करिए और हमें इसको बढ़ाना है तेजी, कुछ भी करिए लेकिन नेक्स्ट ईयर जो रिपोर्ट आनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है, तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, अगला बजट आएगा 22-23 वाला। यहाँ पर रामू ने डिमांड किया पीएम से कि सर एक काम करिए, मुझे 150 करोड़ दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो मोदी जी क्या बोलेंगे, घर पे आना, ढोकले खाएंगे वहीं बैठ के, मैं दाने मोर के साथ इंसानों को भी देता हूँ, घर आइए, बुलाएंगे, फिर बोलेंगे रामू पिछली बार 100 करोड़ मिला था, कहाँ है, उसके बाद ढोकला खाइए। तो रामू बताएंगे मुस्कुराते हुए कि सर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, स्कूल बनवाए, लाइब्रेरी बनवाई, फर्नीचर दिया बच्चों को, सारा पैसा दिखा देंगे, तो पीएम खुश हुए और आपको 150 मिल जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये मेथड होता परफॉर्मिंग बजट। अगर पूछा जाए कि लास्ट वाला फंड वो कहां पर एक्सपेंड किया आपने, बताइए, एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर। अगर पीएम नेक्स्ट फंड देने से पहले आप देखिएगा एलोकेशन तो होना है ऑफ फंड, ये किस पर डिपेंड करे, एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ये बजट हो जाएगा आपका परफॉर्मिंग बजट। क्लियर है।
अभी घर वाले डैडी आपसे बोलते होंगे बेटा पिछले महीने पैसे दिए थे, बाय मिस्टेक 2000 एक्स्ट्रा पहुंच गए, कहाँ है वो? तो बताओगे कि पापा जूस पी लिया, एक दिन सर में चक्कर आ गया था, मतलब तो जूस ज्यादा ही पी लिया, है ना? तो जैसे तैसे जस्टिफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका परफॉर्मिंग बजट। क्लियर? केस नंबर 2, ये दोनों बजट फिर आप देखिएगा, जो हमारे मतलब मनमोहन सर जो पीएम थे उनके केस में क्या ये पॉसिबल था, उसको आप मैच करिएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट बजट 23 एंड 24 का बजट आया। रामू मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस बोले कि सर अब इसको पूरा कर दो, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो पीएम साहब क्या बोलेंगे? दाढ़ी बढ़ी है तो बजट भी बढ़ेगा, लेकिन घर आइए, वहीं पर ढोकला पे चर्चा होगी, है ना? गए मुस्कुराते हुए रामू, है ना? तो मोदी जी ने पूछा कि बेटा लास्ट डे हमें इवनिंग पता चला कि लिटरेसी रेट आज भी 40%, और तुम 2 साल से मुझे टहला रहे हो। एक काम करो, एक पेज देंगे, इस पे रिजाइन करिए, साइन दीजिए, डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा हूँ, ईरानी जी को दे रहा हूँ, वही काम करेंगे। तो क्योंकि आउटकम क्या निकला? जीरो। आप पैसे ले रहे हो, और किस काम के लिए? आपका टारगेट क्या था? 40% बढ़ाना था, और आज भी कितना है? 40%। इट मीन्स कि आउटकम ऑफ बजट क्या रहा? रिजाइन करिए, अगले दिन न्यूज में आ जाएगा ये मंत्रालय दिया गया। वो मंत्री जस्टिफाई करेंगे रामू कि नहीं नहीं मुझे और जिम्मेदारियां मिलने वाली। ये सब होता नहीं होता? बात समझ आई? परफॉर्मिंग बजट में क्या देखते हैं कि कहां पर आपने पैसा खर्च किया, समझ आई बात नहीं? और दूसरा क्या है, आउटकम में क्या देखेंगे, जो पैसा आपने खर्च किया उसका चेंज किया, नेट चेंज क्या आया, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों बजट अब देखिए इनका नेचर आपके साथ होगा। जैसे पीटी का रिजल्ट आएगा, पिताजी फोन करेंगे और पैसा कट। अगर रिजल्ट आ गया पीटी में रोल नंबर है, तब तो पैसा बढ़ के मिलेगा। पिताजी मोहल्ले में बोलेंगे पीटी पास हो गया, मेंस लगा है, 2000 रुपये आपका क्या हो जाए पर मंथ बढ़ जाएगा। और कहीं आउटकम नहीं आया तो 2000 कट, और हो सकता है टिकट एक आ जाए, सरप्राइज टिकट, बेटा अब तुमसे ना हो पाएगा, घर आ जाओ। तो याद रखिएगा, जब भी फंड एलोकेशन डिपेंड हो एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर पर, परफॉर्मिंग बजट, और अगर डिपेंड है किस पर, आउटकम पर, तो क्या हो जाएगा? आउटकम। अब देखिए, क्या मनमोहन जी ऐसा करेंगे? मान लिया अखिलेश भैया मिनिस्टर है, और उनसे पूछा मनमोहन जी ने कि पैसा कहाँ है, बोलेंगे आ रहा हूँ बताने मीडिया के साथ, सपोर्ट वापस। क्योंकि उनकी उनकी गवर्नमेंट देखिए ना, मान लिया पीएम की चेयर है और कांग्रेस अपने आप है, बाकी आपका समाजवादी ये सारे लोग मिलके बनाए हुए, किसी से पूछोगे अपना सपोर्ट वापस, चेयर गिर जाएगी, पीएम खत्म। तो डर से कोई पूछेगा? और मोदी जी ने क्या किया, एक पेड़ है पेड़ काट लिया, इसी पे अपना बनाए बैठे, अब बताइए गिराइए कैसे गिराएंगे? जो गवर्नमेंट अपना 100% अपने ऊपर रहेगी, है ना, जो मतलब स्ट्रांग गवर्नमेंट रहेगी, वो कुछ भी कर सकती। तो अगर आप देखेंगे आउटकम बजट की अगर हम बात करेंगे, तो मोदी जी जो है वो ज्यादा ठीक से ला सकती है, जो टाइट डिसीजन है। और जो इन्वेस्टमेंट का साइज है वो भी तभी इंक्रीज होगा जब डिसीजन क्या होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। ठीक है, तो बात समझ आई? थोड़ा सा ये, तो ये दो टाइप के बजट हैं, आने वाले टाइम में आपको डिस्कशन मिलेगा। करीब करीब आप देखें सितंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा आर्टिकल आना, कि बजट मेकिंग स्टार्ट होता है सितंबर लास्ट वीक, है ना, तो न्यूज में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आउटकम एंड परफॉर्मिंग बजट, ये दोनों देखिए। ठीक है, तो समझ आ रहा है क्या है? और आपको पता चलेगा कि देखिए ये दोनों बजट इंडिया में जब स्टार्ट हुए, उस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस। 2006 में पहली बार इंडिया में ये दोनों बजट आए थे, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट किसकी थी? कांग्रेस। तो ऐसा नहीं कि मनमोहन जी ने टाइट नहीं किया, टाइट रखा है ना? तो आप जब पढ़ेंगे जीएस में तो पूरी डेट बताएंगे कैसे कैसे हुआ क्या हुआ, है ना? एक टाइप अगर आप देखना हो देख लीजिएगा, सनसेट बजट और होता है। सनसेट बजट आप इसको भी लिख लीजिएगा, ये तीनों मेन है, बाकी तो सब बेसिक बेसिक हैं। सनसेट बजट, और इसी को जीरो बजट भी कहते हैं। घर पे जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा इसको बारे में डिटेल में कर लीजिए।
सनसेट बजट। सनसेट होता है, उसके बाद सनराइज होगा, है ना। एक हॉलीवुड की एक मूवी आई थी, मैन इन ब्लैक, शायद देखी हो आपने। उसमें एक फ्लैश लाइट होती है, वो जैसे एजेंट के, है ना, आई थिंक के नाम है, जैसे सबके सामने ऐसे लाइट ऑन करेगा, आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, कुछ नहीं, लॉस नहीं। मेमोरी लॉस मतलब अलग हो जाता है, मेमोरी गायब होना अलग बात है ना, ठीक है। किसी चीज को भूलना अलग बात, और याददाश्त का खत्म हो जाना, ठीक है, तो घर भी नहीं पता रहेगा कहाँ है ना। देखिए, आप देखिए, पहले अपने आप देखिए, जैसे कोई स्टूडेंट है और उसने अपने डैडी से जो पैसे मांगता है, तो पर मंथ मानिए जनवरी में अगर आप देखें 20,000 आया, जैन में 20,000, फेब में डैडी ने फिर से 20,000, और मार्च में भी इसी तरीके से, अप्रैल में आपने मैसेज कर दिया कि पिताजी 30,000 इस बार। तो पूछेंगे बेटा 30 क्यों, कोई क्रांति कर रहे हो भाई, जो काम आपका 20 में चल रहा है अचानक 30, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, मोबाइल लेना है, क्लास ज्वाइन की है, और नहीं बता पा रहे हो, अरे बस पापा यूं ही, तो वो क्या बोलेंगे, घर आ जाओ, कल पहली ट्रेन से टिकट भेज रहा हूँ। क्योंकि जो काम आप 20 में करो अचानक 30 क्यों। और अगर जादू हो जाए, मान लीजिए पिताजी के लिए कोई जादू वाली चीज आपने कर दी यहाँ, और वो भूल गए कि लास्ट मंथ में कितना दिया था, तो 30 देने के बाद भी पूछे बेटा कम तो नहीं, क्योंकि लास्ट वाला याद ही नहीं। सनसेट बजट क्या होता है कि लास्ट में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, एलोकेशन ऑफ फंड, है ना, फ्रॉम जीरो, एकदम पुराना डेटा रखते नहीं कंपेयर करने के लिए। पहले क्या होगा कि जैसे मान लिया आप देखा रामू को कितना पैसा मिला, 100 करोड़, देन उसके बाद इंक्रीज किया, बेस क्या है, 100 करोड़ है ना आपके पास। अभी अगर पीएम क्या दें, पीएम भूल गए कितना दिया था, ठीक है रामू ले जाओ 200 करोड़, एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हो और ले जाओ 300 ले जाओ। लेकिन उन्हें पता है कि लास्ट कितना दिया था, 100 करोड़ में उन्होंने काम किया था, अचानक 300 क्यों। जब फंड एलोकेशन हो विदाउट कंपेरिजन, तो ये बजट हो जाएगा आपका सनसेट बजट या जीरो बजट। सनसेट हो गया, बात खत्म, अगला दिन आएगा नया फिर से सनराइज करेगा। ये इसका फिलॉसफी होता है, घर पे जाके तीनों एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सनसेट बजट के लिए फंड होना चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट जिनके पास फंड लिमिटेड है, ये सब यूएसए ने दिया, स्टार्टिंग इसकी कहाँ हुई थी, अमेरिका से। अगर आपके पास फंड लिमिटेड है, तो क्या आप सनसेट बजट करेंगे। तो आप देखेंगे जरूर कि पिछले महीने में कितना खर्चा हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली जनरली क्या होते हैं, अगर आप जाएंगे घर में देखेंगे, तो डैडी के पास पता होगा लास्ट मंथ का एक्सपेंडिचर टोटल ये है, और अगले महीने का इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या फंड क्या है, लिमिटेड। और अगर कहीं खजाना हाथ लग गया, तो क्या डायरी मेंटेन करोगे, फिर नहीं करोगे, ठीक है। तो आप बताइए क्या हमारे यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट सनसेट बजट पर ज्यादा फोकस कर सकती है, हमारे पास फंड क्या है, लिमिटेड फंड। एक बेनिफिट इसका होता है, और ये बेनिफिट सनसेट बजट का, इसमें इनोवेशन ज्यादा होता है। अगर फंड ज्यादा मिलेगा तो इनोवेशन आपको मार्केट में नजर आएगा। तो ये 3 टाइप के बजट हैं। अब हम लोग बात करते हैं FRBM एक्ट 2003। हाँ, वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत, वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आउटपुट नहीं है तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म करेंगे, मतलब उस स्कीम में करेंगे, या फिर उसकी जगह कुछ और लेके आएंगे, तो नॉर्मल भी करेंगे, ठीक है। हेडिंग डलेगा FRBM एक्ट। ये आपके इसमें होगा NCERT मैनेजमेंट। यही मैनेज नहीं हो रहा है ना अभी तक।
हमारी गवर्नमेंट लगातार बोल रही कि नहीं, डेफिसिट आप देखिए, जब भी आप जीएस की क्लास करेंगे तो उसमें एक बजट आपको मिलेगा 21-22 वाला, उसमें डेफिसिट देखिएगा 6.9%। खैर, पहले आप नाम लिख लीजिएगा डेफिसिट के टाइप्स। टाइप नंबर 1, तो इस एक्ट में पहला काम क्या होता है कि जितने भी आपके डेफिसिट है ये सब किसके रेफरेंस में लिखे जाएंगे? विद रेफरेंस ऑफ जीडीपी। याद रखिएगा, विद रेफरेंस ऑफ जीडीपी। एग्जांपल, फिजिकल डेफिसिट इज, सपोज करो 3%, तो ये 3% किसका? जीडीपी। जितने भी डेफिसिट हैं वो किसके रेफरेंस में नोट किए जाएंगे? सब विद रेफरेंस ऑफ जीडीपी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा, से फिजिकल डेफिसिट इज 3%, इट मीन्स कि 3% ऑफ जीडीपी। पहला डिसाइड किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है अगर हम उसके साथ डेफिसिट मैनेज नहीं करेंगे तो कई बार बहुत ज्यादा डेफिसिट हो जाएगा। मान लिया कोई फार्मर है अगर, है ना, और उसको यही नहीं पता कि वो डेफिसिट का साइज कितनी तेजी से बढ़ रहा। मान लिया अगर मेरे पास, सपोज करो गेहूं की खेती हम करते हैं, वीट प्रोडक्शन हो रहा और उसका टोटल वैल्यू आएगा 10,000 रुपीज, और मैं घाटे में जा रहा हूँ, इतने खर्चे कर रहा हूँ कि पता लगा इसका जो है 20% मेरा घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, तो कैसे बाकी चीजें चलेंगी फिर? तो आप अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? जितना भी डेफिसिट है उसको आप कैटेगराइज करेंगे, तीनों टाइप ये हो जाएगा, ये भी स्टार्ट हुआ। इन सबको हम विद रेफरेंस ऑफ जीडीपी आप बताएंगे कंट्री को कि भाई देख लीजिए कंट्री की कंडीशन इस समय ये है। ठीक है, और दूसरा केस क्या था? जो आपका बड़ा डेफिसिट है कौन सा है? साइज के अकॉर्डिंग फिजिकल डेफिसिट। तो इसमें हमने टारगेट डिसाइड किया हुआ है। फिजिकल डेफिसिट में क्या है? पर ईयर आपको 0.5% से आपको कमी करनी है, डिक्रीज करना है पर ईयर 0.5%। ये टारगेट है। और उसमें अटल गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो उन्होंने काफी टाइट किया हुआ था कि हमें डेफिसिट के साइज को क्या करना है? कम करना है। 2009 आते आते सब कुछ हमें बैलेंस कर देना है। ये टारगेट है, आपकी बुक में होगा सारा कंडीशन। देखिए एफआरबीएम एक्ट होगा ना, मिल जाएगा। एक्ट की कंडीशन देखिए ना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस तरीके से होगा फिर। हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब एक चीज देखेंगे, इसी में क्या है, एक जो डेफिसिट है आपका ना, आप देखिएगा रेवेन्यू डेफिसिट, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कैसे करेंगे। तो एक तरफ तो आप देखेंगे इनकम वाला पार्ट क्या है। ठीक है, इनकम में क्या है? टैक्स एंड नॉन टैक्स, बाकी जो भी फाइन पनिशमेंट वगैरह लगाएंगे वो सब आएगा। और अब आपको पता है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और इस पॉपुलेशन का मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम जो है वो सब क्या है? गरीब है। इसीलिए इनका वेलफेयर भी करना होगा। मतलब आपको क्या करना है? सब्सिडी पे करनी है, एंड पेंशन देना है, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, बहुत सारी स्कीम और भी चलानी है आपको। फूड सब्सिडी हो जाएगी, बाकी फर्टिलाइजर की सब्सिडी, बहुत सारा पैसा आपको इस तरीके देना। चूंकि हम लोग पुअर हो, मतलब पुअर हो ही गए, गवर्नमेंट भी हमारी पुअर है, हमने लोन लिया हुआ बहुत सारा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वो इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर है कुछ इस तरीके से, मान लिया आपकी जो इनकम है वो 100 करोड़ रुपीज है इस टाइप की, और आपका एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 120-130 करोड़। तो ये जो गैप है इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ये आपका टारगेट। तो उन्होंने बोला एक काम करिए, पेंशन या सैलरी की अगर बात करें, है ना, तो ये पेंशन की बात करें और सैलरी,
सैलरी कैसे मिलेगी? जब लोगों की क्या होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी, तभी ना सैलरी मिलेगी। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। बात समझ आई? देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे सब पेंशन एंड सैलरी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम कम कर देंगे, जॉब क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो सैलरी क्या देना होगा आप, कम देना होगा। और सब्सिडी में भी परसेंटेज थोड़ा सा कम कर देंगे। देखिए, ये बात समझ आ गई? ये तो ठीक है ना, डेफिसिट कम हो जाएगा। लेकिन डेफिसिट कम होगा और एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? जैसे इंडियन रेलवे एक साल में एवरेज अगर आप देखें कि 20,000 वैकेंसी निकालती थी 2014 से पहले। तो 5 ईयर्स में कितनी वैकेंसी हो जाएगी? 1 लाख लोगों को काम मिलेगा। तो डिमांड क्रिएट करेंगे। अभी वो क्या होगी, वैकेंसी आप देखिएगा एकदम लगभग 10,000 के आसपास ज्वाइनिंग कराई होगी, वो भी जैसे तैसे। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन एक बेनिफिट क्या है कि गवर्नमेंट पर बर्डन क्या हो गया, कम हो गया। ये बेनिफिट, ठीक है ना, बात समझे नहीं? अच्छा, दूसरा आप देखेंगे, सब्सिडी की बात करें, जैसे मान लिया अगर आप रेल टिकट की बात करते हैं, और जब भी हम रेल टिकट की बात करेंगे सब्सिडी में, तो टू टाइप के टिकट कंसिडर किए जाते हैं मेनली। एक तो जनरल टिकट, दूसरा स्लीपर वाला। थर्ड थर्ड एसी, फर्स्ट एसी या सेकंड एसी, ये रिच लोग हैं, तो इनकी बात अभी नहीं करेंगे। रेल टिकट, मान लिया टिकट का प्राइस 400 रुपीज है, तो गवर्नमेंट आपको पहले देती थी 200 वाली सब्सिडी, तो आपकी पॉकेट से कितना जाएगा, सिर्फ 200। प्राइस अभी भी 400 है, लेकिन यहाँ पर सब्सिडी क्या कर दिया इन्होंने, 100 रुपीज। तो प्राइस क्या हो जाएगा, आपकी पॉकेट से कितना जाएगा, 300। आपको लगेगा रेल महंगा हो गया, महंगा नहीं, सब्सिडी क्या हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे सब्सिडी कम होगी, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। पेट्रोलियम पर सब्सिडी क्या हुई, कम हुई, तो पेट्रोल 100 रुपीज हो गया। पहले गवर्नमेंट पे करती थी, गवर्नमेंट पे करेगी, आपको 60-70 देना है, गवर्नमेंट ने हाथ खींच लिया, अब आप खुद मतलब जानो। तो अभी कितना पेट्रोल, मेरे ख्याल से 90 के आसपास तो होगा ही, 90 या 100 के आसपास होगा। तो आप देखिए, जैसे आपको अगर रिवेन्यू डेफिसिट कम करना है, और जैसे जैसे ये कम होगा, आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि सब्सिडी तेजी से कम होगी। इट मीन्स कि प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा, बढ़ेगा। और बजट में इस बार टारगेट था, इन्होंने क्या बोला, सब्सिडी कम हुई है इस बार, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरा, जब वैकेंसी कम रहेगी तो सैलरी का बर्डन नहीं होगा, पेंशन का भी बर्डन नहीं रहेगा, ये भी कम हो जाएगा बहुत तेजी से। और फिर फूड सब्सिडी को अगर आप हटा देंगे, बाकी सब्सिडी सब कम हुई। फूड सब्सिडी इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोविड-19 का इम्पैक्ट, ठीक है। तो क्या करें, आप देखिए 3 कमीशन है, बिमल जालान या गीता गोपीनाथ नहीं, एक गीता कृष्णन कमीशन है ना, बिमल जालान कमीशन, ये सब क्या सजेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट, कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को कम करेंगे। जब कम करेंगे तो ये वाला एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिफेंस पे भी आप कम खर्च करिए, लेकिन क्या है, डिफेंस पे कम खर्च मतलब क्या करेंगे, जॉब कम दीजिए, कुछ भी करिए। लेकिन पाकिस्तान और चाइना, ये दोनों हमारे अच्छे पड़ोसी हैं ना, बड़े प्यारे से, इसीलिए हमें खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज जब आप पढ़ेंगे ना डिटेल में जाकर के, तो आपको और समझ आएगा। और एक चीज और, अगर रेवेन्यू डेफिसिट इंडियन मार्केट में अगर ये आप कम कर रहे हो, वो भी तरीका, ये सब्सिडी कम कर दी है, जॉब कम कर दी, तो हो सकता है आपको कमिंग फ्यूचर में रिसेशन दिखाई दे। वैकेंसी कम होगी तो रिसेशन क्या हो जाएगा, बढ़े, ठीक है। तो समझ आ रहा, एक बंदा इसीलिए क्या करता है, 2 लोगों को काम कर, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, खासकर ऑफिस में काम करता है, उससे पूछना, एक रिटायर हो गया तो नया नहीं आ रहा, उसका काम शिफ्ट कर दिया जा रहा दूसरे बंदे के पास। बात समझ आई? इसमें इसको निगेटिव मत समझिएगा, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, जो नेचर है अभी, है ना, वो देखिए, उससे क्या हो जाएगा, बर्डन आपका जो है वो कम है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम आउटपुट, मतलब उन्होंने क्या बोला कि हमें गवर्नमेंट का साइज जो है वो मिनिमम करना है, खर्चे कम करने, मैक्सिमम आउटपुट लाना है। तो गवर्नमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सरप्लस बजट लेके आएगी। हालांकि कोविड-19 बैरियर मतलब तरीके से काम किया उसने ना। अगर आप देखेंगे कि कल कोई बात भी कर रहा था आपकी क्लास में कि हमारे ऊपर बारोइंग ज्यादा होगी, आपकी क्लास में या कोई कहीं कर रहा था, इतना सब करने के बाद भी अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट के पास में लोन ज्यादा है, और इनकम का जो बड़ा पार्ट है
नियर बाय 30% आपको कहाँ से मिलता है? बारोइंग से या लोन लेकर। बजट देखेंगे ना, नया वाला बजट है ना, तो उसमें ये आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ समझ आ रहा? तो इसमें इमोशनल नहीं होना है ना, आपको समझना आने वाले टाइम के लिए तैयार रहिएगा, चीज़ों के प्राइस अपने आप ही बढ़ेंगे क्योंकि सब्सिडी क्या हो जाएगी? कम। और वैसे ही आपको पता है नेचर ऑफ इकोनॉमी हमारा क्या है? मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। हमारे यहाँ जैसे जैसे सोशलिज्म को हम कम करेंगे, कैपिटलिज्म को बूस्ट करेंगे, इट मीन की सब्सिडी क्या हो जाएगी? कम होगी। ठीक है ना? तो ये तो अच्छी बात है, हम लोग क्या बनने वाले हैं? कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जब ट्रम्प इंडिया में आए थे ना, ट्रम्प की विजिट हुई दिल्ली में, तो उनको उस वाले एरिया में घुमा दिया ना जो एकदम बहुत ही बढ़िया एरिया था। ट्रम्प पागल हो गया, यमुना के ऊपर यमुना फ्रंट वगैरह दिखा दिया उधर, है ना? वो कौन सा अपना रेलवे स्टेशन है? कोई ना, मतलब क्या है अपना, सराय काले खां की तरफ, है ना? पूरा ये सब आईपी पार्क और सब दिखा दिया, बढ़िया एकदम। आप भी जाएंगे, रात में जाइए कभी, चौंक जाएगी, ये कहाँ गए, है ना? तो वो ट्रम्प जब घर वापस गया, उसे यकीन नहीं हुआ कि इंडिया पुअर कंट्री। दो तीन लोगों ने उसे यकीन दिलाया कि पुअर ही है ना? क्योंकि ये चीजें हैं ठीक है, लेकिन हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी कहाँ रहती है? रूरल इकोनॉमी की अगर बात करें, वहां पर मैक्सिमम लोग पुअर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये नुकसान करेगा, डैमेज होगा वहाँ। ठीक है, तो इसमें इमोशनल नहीं होना है। तो पहला टारगेट क्या है आपका? फिजिकल डेफिसिट। दूसरा आपका यह है कि रेवेन्यू डेफिसिट भी आपको कंट्रोल करना है। परसेंटेज आप देख लीजिएगा एक बार, हर साल ऐसे करना। फिलहाल अभी बहुत ज्यादा है, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है। 4.5% हमारा टारगेट है कि कोविड के कारण अभी का 4.5 2030 तक करना है। अभी हम 6+ हैं। ठीक है, ये कोविड के लिए हो गया, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, है ना? तो अब देखिएगा आप, तो ये एक्चुअली में क्या, इस एक्ट में क्या है पूरा पढ़ लीजिएगा। उसका मेन मोटिव क्या है कि गवर्नमेंट के जितने भी डेफिसिट हैं उनको हम क्या करें? पर ईयर करके कुछ को टारगेट डिसाइड करें, उनको हम कम करें। और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे यहाँ डेफिसिट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जीरो डेफिसिट आपको करना है, ये एक्ट का जो मेन मोटिव है। इससे गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा और जो फंड रहेगा वो फंड हमारा डेवलपमेंट पे लगेगा। ठीक है, तो एक बार एफआरबीएम एक्ट पढ़ लीजिएगा, बाकी सब आपको समझ आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए। प्राइमरी डेफिसिट क्यों हम लोग पढ़ते हैं? अगर करंट गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी जानना है कि इसका परफॉर्मेंस क्या है, तो आप कौन सा डेफिसिट देखेंगे? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, और बाकी पूरी कंट्री का अगर आपको देखना कंडीशन क्या चल रहा है, तो इसमें फिस्कल डेफिसिट, ये दोनों की कंडीशन। ठीक है, तो ये करीब करीब चैप्टर आप कर लीजिएगा इसमें, है ना? ये आपके सारा काम को, इनफैक्ट जीएस तक आपका हो गया। अगर आप यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन करेंगे तो लगभग आप कर लेंगे। ठीक है, हाँ। फंक्शंस, अच्छा, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, ये फंड इसमें है, एनसीईआरटी में नहीं होगा ना? अच्छा ठीक, चलो करा देता हूँ, हाँ ठीक। हाँ, क्या सब ठीक है ना? चलिए, चाय का फंड एक बार कर लेते हैं, है ना? देखिए, गवर्नमेंट के पास कुछ फंड्स हैं, है ना? पहला फंड, या कंसोलिडेटेड फंड, है ना, जो भी नाम इसको दें ये। और दूसरा आपका पब्लिक फंड। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड जो आपका होता है ना, इसका जो गार्जियन है वो है आपका, गार्जियन की अगर बात देखिए, सारा केस क्या है, अगर आपको तीनों फंड के अपने गार्जियन देखिएगा, इसमें आप देखेंगे पार्लियामेंट, गार्जियन ऑफ दिस फंड इज पार्लियामेंट। और पब्लिक अकाउंट का गार्जियन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। अंतर है, डिफरेंस देखिएगा। और जहां पर प्रेसिडेंट, अब तीनों का केस आप समझिएगा। देखिए, गार्जियन लिखेंगे, गार्जियन कंसोलिडेटेड फंड के गार्जियन कौन है? पार्लियामेंट। एंड पब्लिक फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद में कंटिजेंसी फंड की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट। तभी तो काम आते हैं। पार्लियामेंट की ओपनिंग मतलब ऐसा इनसे नहीं कराया, लेकिन फंड तो है इनके पास, है ना? अब जरा देखिएगा, सबके गार्जियन अलग अलग क्यों है? आपके अपने घर का सिस्टम देखा होगा,
घर में देखिए पूरे घर का मालिक कौन है? दादाजी, है ना। दादाजी मालिक होते हैं जनरली ना, हमारे इंडियन फैमिली में देखिए दादाजी मालिक रहेंगे, सारा काम दादाजी के नाम चलेगा, लेकिन जो एक्चुअल में मालिक वो पिताजी। तो हमारे गवर्नमेंट में क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो दादाजी है, वो पीएम। समझ आई बात? तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है, इससे आपको आइडिया लगेगा, है ना। चलिए, तो अब आप देखिएगा, जैसे आपको पैसे की जरूरत है। देखिए सिस्टम क्या है, आपका कंट्री बना तो आपकी फैमिली से ही है ना। तो आप जरा देखिए, मान लिया आपके डैडी अभी नहीं है घर पे, आपको पैसे की जरूरत है, तो दादाजी पैसे दे देंगे, ले जाओ 10,000 रुपये, लेकिन याद रखना जैसे ही पापा आ जाएं उनसे लेके मुझे वापस कर देना। ये होता फैमिली, लगभग मिडिल क्लास फैमिली ऐसे चलती, और हम लोग देखेंगे कंट्री में ऐसे चलेगा। तो पहले देखिएगा आप, यहाँ पर तो पार्लियामेंट का चक्कर है, मतलब यह है कि ये वो फंड है जिस पर कंट्रोल किसका है? पार्लियामेंट। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करेगी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सभी लोग बैठेंगे। अब तो नेशनल पार्टी हो गई, इसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। पे सम रिस्पेक्ट टू मिस्टर केजरीवाल, है ना। तो देखिए पार्लियामेंट कौन है? सभी लोग बैठेंगे, अखिलेश भाई है, सभी लोग, सारे लोग बैठेंगे। मतलब यहां से कुछ भी पैसा अगर चाहिए आपको तो सभी की परमिशन होनी चाहिए। मतलब पार्लियामेंट जब सेशन में रहेगा तभी यहां से पैसा आप निकालेंगे, और गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे, जो भी एक्सपेंडिचर है, वो सब यहीं से निकलेगा। और किसी भी तरीके से आप अगर इनकम करते हैं टैक्स वगैरह की, वो सब यहीं जाएगा। मतलब मेन फंड जो है आपका वो यही है, पब्लिक फंड है, मतलब जनरली पब्लिक का फंड है, जनता का पैसा है। और इसीलिए आप देखिए इस पर कंट्रोल भी किसका? पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में कौन बैठा हुआ है? जनता ही तो है, हम ही लोग तो हैं। हम लोग बिजी हैं इसलिए एमपी पहुंचा दिया अपने यहाँ, हमारा सेवक है वो बैठा हुआ बेचारा। ऐसा लगता नहीं? मतलब आप देखिएगा, सपोज करो अगर साइक्लोन आ गया, मान लीजिए गुजरात, है ना, गुजरात में साइक्लोन हिट कर रहा है, हाँ, तो अब पार्लियामेंट सेशन नहीं है, इमरजेंसी वाला जो पैसा है, जैसे इमरजेंसी वाला पैसा हमने कुछ यहाँ रखा हुआ है, एनडीआरएफ एक फंड बनाया हुआ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ये इसमें आएगा। अगर ये पैसा खर्च हो गया और साइक्लोन बहुत तेज आ गया तो हमें और पैसा चाहिए होगा, और नहीं मिल पाएगा फंड, क्योंकि ये आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दादाजी काम आएंगे। दादाजी क्या करें, इनका काम ही कुछ नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है, है ना। तो हाँ, तो आप देखिएगा, मान लिया इनको आपने बोला कि ऐसा दादाजी 100 करोड़ रुपीज मुझे दे दीजिए इमरजेंसी में, है ना। और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगा तो यहां से पैसा निकाल करके हम आपका चुकता कर देंगे, पे कर। समझ आई बात? तीनों फंड का रोल क्या है। बजट में जो डिस्कशन करते हैं वो सब इस फंड को लेकर, सारा पैसा यहीं से आएगा, यहीं से जाना है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे अगर इमरजेंसी की जरूरत हो, इसको आप इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हैं, मतलब लिखेंगे नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए ना। इमरजेंसी फंड, कुछ भी इमरजेंसी आ गई और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो पैसा कहाँ से मिलेगा? बात समझ आ गई? और ये कैसा फंड है, इस पे कंट्रोल किसका है? प्रॉपर जो गवर्नमेंट है उसका। अभी बीजेपी है तो बस बीजेपी है। अगर आप देखें क्या क्या है इसमें है, एनडीआरएफ हो जाएगा, मनरेगा फंड, मनरेगा फंड, एलआईसी, इंश्योरेंस का जो भी फंड है वो, और जितना भी मनी ऑर्डर होता था, ये सब किसका है? इस पर कंट्रोल किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, सपोज करो एलआईसी मतलब इंश्योरेंस सेक्टर पूरा। अब इसका लॉजिक क्या है? जब जब गवर्नमेंट पर क्राइसिस आया, संकट आया, एलआईसी ने संकट दूर किया, इसीलिए संकट मोचन बोलते हैं एलआईसी गवर्नमेंट का। पैसे नहीं, उन्हें पता, जैसे मैंने कोई पॉलिसी परचेज की और चांसेस, मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि अभी मैं धरती छोड़ जाऊंगा नहीं, है ना। और मान लीजिए मेरी पॉलिसी का टाइम है 15 ईयर्स,
तो गवर्नमेंट को पता है कि इस बंदे ने क्या किया, अब वापस आना है 15 ईयर्स के बाद। या पीएफ अकाउंट, इसमें एक एग्जांपल और है, पीएफ अकाउंट, ये भी इसी में आएगा। तो इन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये लोग आएंगे। गवर्नमेंट ये वाला पैसा इससे बारो कर लेती है, एलआईसी से, अपना खर्च करती है, और उसके बाद जो है पैसा इनको विद इंटरेस्ट वापस करती है। तो ये पैसा जनता का पैसा है ना, जो जनता ने कमाया हुआ है, स्पेशली कमाए अपने लिए। जैसे इसमें क्या, एलआईसी का हर आदमी का अपना पैसा रहेगा, और ये पब्लिक वेलफेयर का पैसा रहता है, और जनता का भी पैसा रहेगा। इसको करंट की गवर्नमेंट डील करती, संभालती। जब भी इनके उनको मतलब फंड की कमी होगी, वो यहीं से पैसा अपना उधार देते। और यहाँ साइन कौन करेगा? अपने घर के, जब चाहे पैसा निकालो भाई, गवर्नमेंट के पास रहेगा टोटल, है ना। तो ये 3 फंड होते हैं जिनसे पूरा कंट्री आपका चलता है। तीनों का नेचर देखिएगा। इसका गार्जियन कौन है? पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, गार्जियन पार्लियामेंट, गार्जियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गार्जियन प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ से फंड कब मिलेगा? जब इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब। कंडीशन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तीनों फंड्स हैं, एक बार डिटेल देख लीजिएगा। अगर पार्लियामेंट सेशन में है और वो अमाउंट भी कम पड़ा, अरे इसके मतलब फिर आपको बचाना मुश्किल है भाई। मेन फंड कौन सा है? अब इनके पास ही नहीं रह गया। नहीं, इसका मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, कंट्री फंड ही नहीं रहा, ठीक है ना। वो तो बहुत अलग कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। बेटा ये तो उन्होंने खुद नहीं बताया, आरटीआई फाइल किया था ना, उन्होंने खुद नहीं बताया, मैं कौन होता हूँ बताने वाला, है ना। ठीक, ठीक है ना। पीएम केयर फंड के बारे में कुछ आया आंसर? नहीं। आरटीआई किसी ने फाइल किया था तो शायद बताया नहीं गया, है ना, वो अलग बात है, उसको यहाँ मत करिए। अच्छा, लास्ट में बैंक वाली यूनिट का एक मतलब कॉन्सेप्ट था, LOU एंड MOU, थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन बैंकिंग जब पढ़ेंगे तो उसको काम आएगा। देखिए, नाम है LOU एंड MOU, लेटर ऑफ, देखिए ये LOU है बेटा, है ना, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कैसे काम कर, ये दोनों टूल्स हैं बेसिकली, ये दोनों क्या है, टूल्स थे, और ये टूल्स प्रोवाइड किए थे आरबीआई ने। ये टूल्स किसके हैं? टूल्स ऑफ आरबीआई। अब कैसे काम करेंगे वो आपको समझना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मान लिया एक बैंक और है आपका PNB, इन्हीं को लोग ज्यादा टारगेट करते हैं। मान लिया मिस्टर ए जो है, मिस्टर ए का अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मिस्टर बी का अकाउंट है आपका PNB। दोनों बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अब देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको बोलेंगे MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट करेंगे। जैसे मान लिया मेरा बड़ा क्लाइंट है और मेरी ब्रांच नहीं है, तो आप लोन प्रोवाइड कर देंगे, और आपका क्लाइंट अगर है, आपकी ब्रांच नहीं, तो हम उसको लोन प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा और लिबरल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। पीटी में क्वेश्चन क्या बन सकता है? MOU साइन किसके बीच होता है? बिटवीन बैंक्स, ठीक है। देखिए बैंकों के बीच होगा MOU। हमारे यहाँ एक केस हुआ था मिस्टर मोदी का, नीरव मोदी का, तो उसमें उसके बाद ये दोनों टूल्स बैन कर दिए गए, ठीक है, अभी नहीं है एक्टिव। अब जरा देखिए क्या है। मिस्टर ए, है ना, ये दोनों का अकाउंट है अलग अलग। अब सपोज करिए कि SBI का जो ब्रांच है वो चाइना में, एंड PNB का ब्रांच जो है वो आपका जापान, ठीक। मिस्टर ए को काम करना है जापान में, ये जापान में गए, इनको कंपनी यहाँ पर डालनी है, लेकिन इनकी बैंक जापान में नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या करेंगे, मिस्टर ए इनको बोलेंगे यार
या तो मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, या मुझे कुछ ऐसा करिए, अरेंजमेंट करिए ताकि मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो पाए, जापान। तो ये क्या बोलेंगे, आप टेंशन मत लो, जापान में हमारा पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर पीएनबी, वहीं पर वहां से आपको लोन मिलेगा। तो ये जाएंगे कहाँ पर, जापान की ब्रांच में पीएनबी की। तो ये लोग बोलेंगे आप एक काम करिए, जो आपके पेरेंट बैंक है उनसे आप LOU साइन करा लाइए, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। वो बता देंगे जस्ट लाइक KYC, ये क्लाइंट अच्छा होता है, मतलब अच्छा क्लाइंट है, हमारे साथ कोई चीट नहीं किया है, और आप इसको लोन प्रोवाइड कर दीजिएगा। क्लियर है। मान लिया मिस्टर ए, मतलब मिस्टर ए का LOU साइन हो गया है, और ये जाएंगे जापान पीएनबी में सबमिट करेंगे, यहां से इनको फिर लोन मिलेगा। क्लियर है ना, ये दोनों टूल्स ये है। और नीरव मोदी के केस में जो बैंक मैनेजर था जिसने LOU साइन किया विदाउट KYC, और शायद उसको जेल भी हुआ, और उसका एक फ्लैट शायद उसको गिफ्ट किया गया। अब आप सोचिए, आप बैंक में हैं, ऑफिसर हैं, सैलरी तो लिमिटेड होगी ना, 2 लाख रुपए। अचानक कोई बोले कि सर सी फेसिंग फ्लैट आपका है मुंबई में, और मिठाई देंगे अलग से, कैश दिया, गाड़ी दिया, 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, क्योंकि उसे 4,000 करोड़ लेना था। और आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपके लिए 2 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप तुरंत साइन कर देंगे, थैंक यू बोलेंगे अलग से। वो आदमी 4,000 करोड़ लेके निकल लिया, बाद में पकड़े गए आप, है ना। इसलिए RBI ने बोला कि नहीं, इंडिया में लोग काबिल बहुत है, एक काम करते, ये दोनों टूल्स अब एक्टिव नहीं रहेंगे, LOU एंड MOU भारत में अब एक्टिव नहीं, अब वर्किंग नहीं, अभी भी वर्किंग रहेंगे। एक्चुअली हमारे यहाँ लोग ना, आपको पता है वकील लोग बहुत ज्यादा है, और आर्टिकल 20 में सबसे ऊपर है, बड़े लोगों के लिए होता है। नीरव मोदी अगर आ जाए तो पुलिस वाले उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे ढंग से। अरे सर आप कहाँ जा रहे हो, आपकी जरूरत थी, वो दूर से बात करेंगे। और गरीब आदमी, गरीब किसान है, तो उसके पास 2,000 रुपए का लोन है, पुलिस वाले नाम बाद पूछेंगे, पहले 4 जमा देंगे, अगर नाम सही नहीं मैच किया सॉरी बोल देंगे। क्या ही कर लोगे भाई, सॉरी बोल दिया, अभी कृपा है। तो सारे रूल्स आप देखिए, तो ये भी कंडीशन है ना, आप देखिएगा। तो फिलहाल RBI ने इन दोनों टूल्स को कैंसिल कर दिया है, और यही सबसे टाइट थे, इनको भी मजाक में ले लिया गया। ठीक है, तो आप एक काम करिएगा, सारे बैंक वाली यूनिट, ये सब यूनिट अब एक साथ पढ़िएगा, बैंक की और GDP एंड बजट की मेन। हाँ, NPCI बेटा अलग चीज है ना, वो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जितना रिटेल पेमेंट होता है वो बैंक का है। अब अगर ये सब पढ़वाओगे तो फिर मैं बता दे रहा हूँ, है ना, उसमें टाइम फिर बहुत ज्यादा लगेगा, है ना। देखिए NPCI बेटा जितना भी रिटेल पेमेंट होता है, जो आप जाकर के ATM से विड्रॉ करते हो, या NEFT करते हैं, ट्रांसफर करते हो, UPI करते हैं, ये सब मैनेज कौन करता है, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। किसमें बेटा, अधिक कितना अधिक, RTGS कर दीजिए, जिसमें मिनिमम अमाउंट होता है 2 लाख रुपीज एंड मैक्सिमम नो लिमिट। अरे उसमें मिनिमम 2 लाख, मैक्सिमम नो अपर लिमिट है ना उसमें, RTGS में, है ना, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन ये है कंडीशन, अगर आप बड़ा अमाउंट एक साथ कंट्री के बाहर अगर आप सेंड कर रहे हैं कहीं, तो फिर आपको एक कंडीशन के बाद RBI को बोलना पड़ेगा आप क्यों ऐसा कर रहे हो, या बैंक आपसे पूछेगा किसे भेज रहे हो। ऐसा तो नहीं सारा सेल कर निकल रहे हो कहीं, तो ये भी तो हो जाएगा ना। तो ये बस, बाकी नहीं। NPCI इतना याद रखिए, जो भी रिटेल पेमेंट होता है कंट्री में, वो सब वही डील करता है। ठीक है, चाहे UPI हो, या NEFT हो, RTGS हो, या किसी भी टाइप से जो आप पेमेंट करते हैं वो सब। ठीक है, एक E-रुपया, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, वो प्रॉपर GS में पड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो बाकी अगर कुछ अगर डाउट रहे तो मुझे क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। अगली यूनिट स्टार्ट करें, क्या तैयार है सब लोग, सब ठीक चल रहा, अब बताया नहीं, अरे कहाँ थे, अरे उसी पे सारी कहानी चल रही थी। होता है कई बार, शरीर उपस्थित रहता, मन कहीं और होता है, नहीं। चलिए ठीक, एक काम बस करिएगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देख लीजिएगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब बजट की, थोड़ा बजट से आप जोड़ लीजिएगा, है ना। अगर आपको थोड़ा इसको डिटेल में जानना है, बजट प्लस एम्प्लॉयमेंट, इसको आप देख सकते हैं, है ना। देखिए, अगर बजट की बात करें तो बजट बेसिकली एक टाइप का मैनेजमेंट या प्लानिंग है, मैनेजमेंट है बजट।
जरूरी नहीं कि जिसके पास रिसोर्सेज कम हो वो गरीब हो, और ये भी जरूरी नहीं कि जिसके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा वो अमीर हो। क्लियर है? बजट किसके बारे में? ऑल अबाउट प्लानिंग। ठीक, यही है ना। टाइम टेबल सबसे अच्छा एग्जांपल, 24 आवर्स में एक स्टूडेंट रैंक 1 लाता है, टाइम तो उसके पास उतना ही है, मैनेजमेंट उसका अच्छा है, और एक उतने ही टाइम में पीटी नहीं निकाल पाता है। अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? टाइम मैनेजमेंट। तो बजट में क्या है, देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप सीखिए रिसोर्स का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। रिसोर्स अगर मिनिमम है तो ये जरूरी नहीं कि आप पुअर हो, और मैक्सिमम रिसोर्स आपके पास है फिर भी आप पुअर हो सकते हैं, और मिनिमम वाला रिच हो सकता है। ठीक है, एक पॉपुलर सी स्टोरी है नॉर्थ इंडिया की, दो लेडीज में लड़ाई हो गई। आपको बजट समझ आएगा? तो जज साहब के पास में केस किया कि ऐसा है कि एक के पास मान लिया 10 भैंसें थी, 10 भैंस थी, एक के पास 2 भैंसें। तो दो वाली ने केस कर दिया कि 10 वाली के पास मेरा घी उधार है, दे नहीं रही। 10 भैंस वाली के पास में 2 टीन आपकी उधार वो लेके गई, कंज्यूम कर लिया, दिया नहीं वापस। 2 भैंस वाली ने ऐसा केस किया, तो जज के दिमाग खराब होगा कि ये 2 भैंस लेकर 10 वाली की इतनी बड़ी डेयरी इसके पास है, ऐसा कैसे होगा? जज तो जज, पॉसिबिलिटी सबकी है, रिसोर्सेज उसके पास कम है फिर भी उसके पास सरप्लस इनकम है, तभी ना किसी को दिया। मैसेज आप ये देखिए, रिसोर्सेज मिनिमम है। जापान एग्जांपल, रिसोर्सेज मिनिमम है, आपसे ज्यादा अच्छा। ठीक? तो जब केस हुआ जज ने उसको ग्राउंड में बुलाया और कीचड़ कराई इस तरीके से, और दोनों बोला कि आपको एक एक करके आना है। तो पहले जो बड़ी डेयरी की मालिक थी उसको बुलाया, और 10-15 पैकेट में ऐसे पानी भरा हुआ था, तो उसने क्या किया, मग से पानी गिराती गई ऐसे, और कई बाल्टियां उसने खत्म कर दी, बट सही से कीचड़ उसकी साफ हुई नहीं। उसको बैठाला, फिर उसे बुलाया जिसके पास 2 भैंसें थी। वो लेडी जब आती है तो उसने क्या किया, एक मग से पानी लिया और एक मग से पानी दूसरे हाथ से उसने क्या किया, उसको साफ किया कीचड़। तो एक मग में दोनों पैर क्या हो गए, साफ हो गए। बात समझ आ गई? केस इज क्लियर। मतलब रिसोर्स का मैनेजमेंट जो बेहतर करेगा वो कंट्री क्या हो जाएगा, आगे जाएगा। क्लियर? आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप पुअर हो जाएंगे। बजट में एक प्रायोरिटी क्या होती है कि आपको बजट इस तरीके से प्रेजेंट करना है, मतलब रिसोर्स का मैनेजमेंट ऐसे करना ताकि एम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता रहे, और किसी भी कंडीशन में आप देखेंगे ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिमम 10% होनी चाहिए एवरी ईयर। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो आपकी ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, जॉबलेस हो जाएगी। तो आपका मतलब जो बेसिक जो कोशिश आप करेंगे कि आपकी मिनिमम ग्रोथ रेट कितनी होनी चाहिए, 10%। ये कैसे करेंगे, जब आप रिसोर्स का मैनेजमेंट करेंगे, और ये किसका पार्ट है, रिसोर्स मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ बजट। ठीक है, यही तो है सारा कुछ। आप जाके मतलब बजट से बहुत कुछ सीखिए। आज घर पे जाना देखना कि आपका टाइम बजट ठीक है। नहीं, बजट तो बजट है। ये सारे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, रामू का केस याद करिए, आउटकम आना चाहिए। एग्जाम्पल दिया था ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाले रामू, है ना। तो ये सब क्या है, आउटकम बजट, ये सब चीजें आप पर्सनल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। तो ये बजट था, पढ़ लीजिएगा। बजट का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिसोर्स का मैनेजमेंट। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि आपके पास एम्प्लॉयमेंट मिनिमम 10% तेजी से बढ़े हर साल। अगर इससे कम होगा तो ग्रोथ आपकी क्या हो जाएगी, जॉबलेस ग्रोथ। क्लियर है ना? ये तीनों चीज समझ लिंक करवा रहा हूँ क्या है, सब ठीक है ना? स्पीड तेज तो नहीं? बजट की बात करें, रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि आपको क्या करना है कंट्री में, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। अगर ये 10% से कम है तो आपकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, जॉबलेस। जॉबलेस मतलब इनकम कम, डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, क्लियर है? एक यूनिट आई थिंक और होगी आपकी, टैक्स सिस्टम भी होगा। देखिए लास्ट में क्या टैक्स वाला है क्या, एक मिनट दीजिए, बुक दीजिए। टैक्स होना चाहिए। एक टेस्ट भी मैं अरेंज करूंगा। टेस्ट कब हो जाए बताइए, कब तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए, कभी भी।
अच्छा ओपन नहीं करनी, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए क्या सब ठीक है ना, तैयार हैं अगली यूनिट के लिए? कल करा दे, अच्छा ठीक कोई बात नहीं। यूनिट का नाम लिख लीजिएगा और ये क्यों करना है आपको वो भी देखिएगा। ये आपको सीखना है। इस बार क्वेश्चन आया था, हर साल आपको पीटी में क्वेश्चन मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है? तो कल आइए मतलब आना जरूर। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक क्वेश्चन पक्का है पीटी का, ठीक है? नहीं आओगे तो एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, ठीक है? चलिए कल मिलते हैं।